वेलकम प्यारे बच्चों। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने गद्य खंड की मैराथन भी पूरी कर ली है, पद्य खंड की सभी कविताओं को भी आपने पढ़ लिया है और रचनात्मक लेखन भी आपने सीख लिया है और अभिव्यक्ति और माध्यम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बचा क्या? अब बचा हमारे पास वितान। तो इस वीडियो में हम वितान के सारे चैप्टर के जितने भी वितान की बुक में आप लोगों के पास 3 चैप्टर है, हम सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं और पीवाईक्यू भी इसी में करने वाले। क्लियर हो गई बात? तो ये एक मैराथन वीडियो है जिसमें आपको सभी पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान भाषा में समझाए जाएंगे। क्लियर हो गई? अब देखो बच्चों, सबसे पहले ना सिलेबस को अपने माइंड में बैठा लो कि सिलेबस क्या क्या है। इवन आपको चैप्टर्स के नाम भी पता होने चाहिए और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, वितान में आप लोगों के पास 3 पार्ट है। वितान में आप लोगों के पास 3 चैप्टर है। इतना क्लियर हो गया? पहला है सिल्वर वेडिंग, दूसरा है जूझ, दूसरा चैप्टर क्या है? जूझ। और तीसरा चैप्टर है अतीत में दबे पांव। क्लियर हो गया? पहला चैप्टर है आप लोगों के पास वितान में सिल्वर वेडिंग, दूसरा चैप्टर है जूझ और तीसरा चैप्टर है अतीत में दबे पांव। क्लियर हो गया? अब हर चैप्टर से आप लोगों के पास एक एक क्वेश्चन होगा, यानी सिल्वर वेडिंग से भी एक क्वेश्चन होगा, जूझ से भी एक क्वेश्चन होगा और जो तीसरा चैप्टर है अतीत में दबे पांव उसमें से भी एक क्वेश्चन होगा। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन होगा और आप लोगों को करने हैं 2 क्वेश्चन। 3 में से कितने करने? 2 क्वेश्चन। स्मार्ट प्ले करना है तो आपको 2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। मतलब बेसिकली बेटा वितान पता किसका खेल है? वितान देखो, आपको ना रट के तो कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं जाने कि भैया आप रट के जा रहे हो, नहीं, रट के काम नहीं चलने वाला। आपको थोड़ा थोड़ा समरी माइंड में याद रखनी है बस। बाकी वहां पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा जिसमें आप समरी भी लिख सकें और थोड़े अपने थॉट भी लिख सकें। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको समरी पता है ना तो बस आपको आंसर लिखने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हो गई बात? और मैंने पीवाईक्यू भी लिखे हैं, क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि क्वेश्चंस कैसे घुमा के आ सकते हैं। आपको बस प्रश्न को समझना है और वहां पर की समरी उठा के वहां पे लिख देनी है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए 3 चैप्टर हैं, सिल्वर वेडिंग, जूझ, अतीत में दबे पांव और 3 ही क्वेश्चन है। आप लोगों को कितने करने? 2 क्वेश्चन करने। 2 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, यानी कि 2 क्वेश्चन कितने हो गए? 5 2 जा 10 मार्क्स, यानी कि आपके वितान से 10 नंबर का आएगा। क्लियर हो गई बात? आपके वितान में से जो बुक है कितने नंबर का आने वाला है? 10 नंबर का आने वाला है। कितने क्वेश्चन करने? 2 क्वेश्चन करने। पेपर में कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन होगा, आपको 2 करने। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सिल्वर वेडिंग। देखो, सिल्वर वेडिंग किसे बोलते हैं? बहुत इजी प्रश्न है। पहले चैप्टर का नाम तो समझो, सिल्वर वेडिंग क्या होती है? जब किसी की शादी को 25 साल पूरे हो जाते हैं तो हम सिल्वर वेडिंग मनाते हैं। जब किसी की शादी को 25 साल हो जाते हैं ना तो तब सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब इस चैप्टर में क्या है देखो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इस चैप्टर में एक तो है यशोधर बाबू, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है यशोधर बाबू जो कि पुरानी सोच रखते हैं। ये कैसी सोच वाले? पुरानी सोच। और दूसरी तरफ है इनके बच्चे और इनकी पत्नी भी बच्चों की तरफ है। समझो, एक तरफ तो है यशोधर बाबू, एक तरफ जो कि पुरानी सोच रखते हैं, मतलब वो नए समय के साथ ढल नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी और उनके बच्चे। देखो, बच्चे तो नई पीढ़ी के, तो नई सोच होगी उनकी, लेकिन जो उनकी पत्नी भी है ना, ये भी बच्चों की साइड लेती है, मतलब पत्नी भी मॉडर्न बन गई है अब। तो बेसिकली पत्नी और बच्चे एक तरफ हो गए और यशोधर बाबू अकेले एक तरफ हो गए, और दोनों के बीच क्या चल रहा है? विचारों की फाइट चल रही है, मतलब दोनों के आपसी मतभेद चल रहे हैं, मतलब इनकी आपस में बहुत अच्छे तरीके से तालमेल नहीं चल पा रहा है। रीजन वही सोच का अंतर। क्लियर हो गई बात? जनरेशन गैप, मतलब आप समझ सकते हो जनरेशन गैप चल रहा है। ठीक है, मतलब यशोधर बाबू एक तरफ हो गए और इनके बच्चे एक तरफ हो गए, लेकिन जो इनकी पत्नी है ना
वो भी बच्चों की साइड है, मतलब वो बच्चों की सोच से एग्री करती है। उसके भी कुछ कारण है कि पत्नी क्यों इतनी मॉडर्न हो गई है, वो क्यों मतलब बच्चों की सोच से सहमति जताती है। ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे। डन। तो फिलहाल अब मैं एक और चीज बता देता हूं, ये यशोधर बाबू के अलावा एक और कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है किशनदा। अब तुम बोलोगे सर ये किशनदा कौन है? बेटा ये किशनदा ही वही आदमी है जिनके कारण यशोधर बाबू के अंदर जो है वो एक गहरी सोच बैठी हुई है। एक्चुअली ये किशनदा को कहीं ना कहीं अपना आइडियल मानते थे और किशनदा ने ना इन यशोधर बाबू की बहुत ज्यादा मदद भी की थी। तो जब ये यशोधर बाबू मतलब यशोधर बाबू को जॉब में भी इन्होंने लगवाया, किन्होंने? किशनदा ने। तो पहले ये किशनदा के साथ रहते थे छोटे में, क्लियर है? तो जब ये छोटे में किशनदा के साथ रहते थे तो किशनदा ने ही इनका मार्गदर्शन करा, इनको जॉब दिलवाई। तो इसके कारण ना किशनदा की सोच इनके अंदर भी बैठ गई है। क्लियर हो गई बात? तो किशनदा, यशोधर बाबू, पत्नी और उनके मतलब इनके बच्चे यशोधर बाबू के। क्लियर हो गई बात? तो यशोधर बाबू एक तरफ है और उनके अंदर किनकी सोच बसी हुई है? उनके अंदर किशनदा की सोच बची हुई है। किशनदा वही है जिन्होंने उनको जॉब भी दिलवाई और उनकी मदद करी, और दूसरी तरफ उनके बच्चे जो अलग सोच रखते हैं, और उनकी पत्नी भी जो है बच्चों की ही तरफदारी करती है। मतलब इतना समझ में आ गया? मैंने शॉर्ट में थीम बता दी। बेसिकली चैप्टर में जनरेशन गैप चल रहा है। मतलब अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, समझो बेटा। आपको ना ये नहीं रटना है, मेरी बात ढंग से सुन लो। आपको ना ये आंसर नहीं रटवाने मुझे, ठीक है? अब देखो प्रश्न क्या है। यशोधर बाबू की पत्नी स्वयं को समय के साथ ढाल लेती है, वही जो मैंने अभी बताया। यशोधर बाबू की जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेती है, पर यशोधर बाबू ऐसा नहीं कर पाते। कारण बताने आपने, दोनों के कारण बताने कि यशोधर बाबू की पत्नी ने अपने आप को क्यों ढाल लिया समय के साथ और यशोधर बाबू क्यों नहीं ढाल पाए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो इसको रट्टा मार लो बेटा। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये 3 लाइन आपने हर प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। मेरी बात ढंग से सुन लो। मतलब अगर आप सिल्वर वेडिंग का कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो ये 3 लाइन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, ये लाइन लिख दो। ये पूरे चैप्टर को कहीं ना कहीं बताती है कि इसमें क्या है। समझ रहे हो? देखो क्या लिखना है आपने। सिल्वर वेडिंग 2 पीढ़ी के बीच एक द्वंद्व की कहानी है। बेटा द्वंद्व का मतलब होता है वही डिफरेंसेस की फाइट, विचारों की फाइट। ठीक है, तो सिल्वर वेडिंग 2 पीढ़ी के बीच द्वंद्व की कहानी है, जहां एक और यशोधर बाबू हैं और दूसरी ओर उनके बच्चे हैं, और दोनों में आपस में मतभेद चलता रहता है। इसको लिख लो बेटा, जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, इसको तुरंत लिख लो जो मैंने बोला है, क्योंकि सिल्वर वेडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप स्टार्टिंग में यही लिखेंगे, और ऐसा लिखकर आपकी 3 लाइन पहले से ही कंप्लीट हो गई। तो अगर आप आंसर थोड़ा छोटा भी लिखेंगे तो एग्जामिनर को एक इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर बोलेगा हाँ यार बच्चे ने स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी है। ठीक है, देखो सिल्वर वेडिंग 2 पीढ़ी के बीच द्वंद्व की कहानी है। द्वंद्व का मतलब मैंने बता दिया, विचारों की फाइट है ना, विचारों की। ठीक है, सिल्वर वेडिंग 2 पीढ़ियों के बीच द्वंद्व की कहानी है, जहां एक और यशोधर बाबू हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे हैं, और दोनों में आपस में मतभेद चलता रहता है। लिख दिया आपने? एक और बार दोबारा बोल देता हूं, रट्टा मार लो बेटा इसको। सिल्वर वेडिंग 2 पीढ़ियों के बीच द्वंद्व की कहानी है। सिल्वर वेडिंग 2 पीढ़ियों के बीच द्वंद्व की कहानी है, जहां एक और यशोधर बाबू हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे हैं, और दोनों में आपस में मतभेद चलता रहता है। तो ये किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग के लिए बेस्ट लाइंस है कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने यही लिखना है। अब मैं आता हूं मेन आंसर पर। हमें क्या क्या पूछा था कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ क्यों ढल जाती है और यशोधर बाबू क्यों नहीं ढल पाते। देखो बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, आप कॉपी को छोड़ो। देखो यहां से बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट में बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको इतना लंबा लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो एक तो क्या रीजन है, देखो यशोधर बाबू की जो पत्नी थी ना, वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। यशोधर बाबू भी करते थे, लेकिन मां होती है ना, मां को ममता की मूरत कहा जाता है, इसलिए बच्चे मां को बहुत आसानी से मना लेते हैं अपनी बात के लिए। यह आपके साथ भी होता होगा, मम्मी को कन्विंस करना बहुत आसान है, होता है। एक मां को ना ममता की मूरत तभी तो कहा जाता है कि मां बच्चे की बातों में जल्दी आ जाती है, ज्यादातर ये होता है।
ठीक है, देखो अब मां जो है क्या लिखोगे आप, ठीक है, यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी और इसलिए वो उनके प्रेम के आगे मजबूर हो जाती है। पहला रीजन तो यही है। देखो कितना सरल है कि यशोधर बाबू की जो पत्नी थी ना, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनके प्यार के आगे वो मजबूर हो जाती है। मतलब लिख दोगे पहला पॉइंट। अब एक और चीज बता रहा हूं, जब यशोधर बाबू की पत्नी शादी करके यशोधर बाबू के घर आती है, समझो जब यशोधर बाबू की शादी होती है ना और उनकी पत्नी उनके घर आती है, तो उस समय यशोधर बाबू का संयुक्त परिवार था। मतलब यशोधर बाबू के घर में और भी लोग रहते थे। मतलब तो तब उनकी पत्नी को उस समय वो छूट नहीं मिली, उनकी पत्नी को एकदम बंधन में बंध के रहना पड़ता था। लेकिन अब वो यशोधर बाबू से कहती है कि अब मैं बंध के नहीं रहूंगी, मतलब अब मैं खुलकर अपने जीवन जीऊंगी। तो एक ये भी कारण है कि इसलिए वो कह रही है कि जब मैं नई नई शादी करके आई थी तब तो मुझे छूट मिली नहीं, और अब जब मुझे छूट मिल रही है तो मैं खुलकर जीऊंगी, मतलब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। क्लियर हो गई। और वो एक और बात बोलती है अपने पति को कि अगर आपके बातों को बच्चे नहीं मानते तो मैं क्या कर सकती हूं उसमें। देखो मैंने कितने कुछ बता दिया। देखो यशोधर बाबू की पत्नी क्यों सफल हो जाती है समय के साथ। एक तो यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो बच्चों से बहुत प्यार करती है और बच्चों के प्रेम के आगे वो मजबूर हो जाती है, और मां को ममता की मूरत भी माना जाता है, इसलिए मां बहुत जल्दी बच्चों की बात को मान लेती है। ये आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बेसिक पॉइंट है इसमें, तो आप 10 लाइन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया चैप्टर के हिसाब से कि जब यशोधर बाबू की शादी होती है, जब यशोधर बाबू की शादी होती है और उनकी पत्नी उनके घर आती है, तो उस समय उनकी पत्नी को दब के रहना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार में और भी बड़े लोग थे जिनसे उनकी पत्नी को दब के रहना पड़ता था, झिझक के रहना पड़ता था। लेकिन अब उनकी पत्नी कहती है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि अब उनका परिवार संयुक्त परिवार नहीं है, मतलब अब वो पत्नी पति और बच्चे रहते हैं। तो अब उनकी पत्नी कहती है कि अब मैं किसी से नहीं दबने वाली, अब मैं खुलकर जीऊंगी अपनी जिंदगी। ठीक है। और तीसरा रीजन भी मैंने बता दिया आपको। क्लियर हो गई बात। तो ये मतलब यही 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनके प्रेम के आगे वो झुक जाती है, और दूसरा मैंने वही बताया कि जब वो शादी करके आई थी उस समय उसको वो छूट नहीं मिली, लेकिन अब वो कहती है कि अब मैं खुलकर जीऊंगी, अब मैं किसी बंधन में बंध के नहीं रहूंगी, अब मैं स्वतंत्र हूं और अपने हिसाब से जीऊंगी। और तीसरा वो ये भी कहती है कि अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी बातें तो आदम मतलब पुराने जमाने की हैं, ठीक है, इसलिए वो नहीं मानते तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। डन। ये तो हो गया उनकी पत्नी क्यों सफल होती है। अब है यशोधर बाबू क्यों नहीं सफल हो पाते समय के साथ। तो उसके कारण ये हैं, क्योंकि वो किशंदा को अपना आदर्श मानते थे और उनके अंदर किशंदा की सोच इतनी गहरी बैठ चुकी है कि अब वो नए समय के साथ ढल नहीं पा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट कि यशोधर बाबू किशंदा को अपना आदर्श मानते थे और उनके अंदर किशंदा की सोच इतनी गहरी बैठ चुकी है कि अब वो किशंदा के अनुसार ही चलते हैं। दूसरा, उन्हें विदेशी संस्कृति पसंद नहीं है। कारण वही है क्योंकि किशंदा को भी नहीं थी। उन्हें आधुनिक जीवन जीना पसंद नहीं है ना, वो नई सोच को नहीं अपनाना चाहते। तो देखो मेन कारण तो बेटा यही है यशोधर बाबू का कि वो समय के साथ नहीं ढल पा रहे। क्यों? क्योंकि वो बचपन में किशंदा के साथ रहे थे और किशंदा के विचार उनके अंदर इतने गहरे बैठ चुके हैं कि अब वो नए समय के साथ ढल नहीं पा रहे। इसलिए उन्हें नए मतलब मॉडर्न तरीके से रहना भी पसंद नहीं है, उनको विदेशी कल्चर भी पसंद नहीं है, उनको आधुनिक कपड़े पहनना भी पसंद नहीं है, उनको गाड़ी मोटर भी पसंद नहीं है। क्लियर हो गई बातें। तो आप समझ गए होंगे कि अब पत्नी क्यों सफल हो गई और यशोधर बाबू क्यों सफल नहीं हुए। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, उनके बेटे द्वारा भेंट किए ड्रेसिंग गाउन को पहनते हुए यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभ गई और क्यों चुभ गई। अब मैं इसकी भी समरी बताता हूं क्या होता है। जब यशोधर बाबू के घर में सिल्वर वेडिंग मनाते हैं ना वो लोग, तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा था, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम है भूषण। याद रखना बच्चों, भूषण। पता क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में उनके बड़े ही बेटे के बारे में सारी बातें हुई हैं। मतलब बाकी और मतलब उनके बच्चों के बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था भूषण और इसी के बारे में चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा बातें हुई हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब क्या होता है, मैं आपको पूरा रेफरेंस भी दे रहा हूं। देखो क्या होता है, जब सिल्वर वेडिंग मनाते हैं ना तो सब लोग यशोधर बाबू को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। तो उनका बेटा अपने पापा को देता है ड्रेसिंग गाउन, और कौन सा? ऊनी ड्रेसिंग गाउन, ऊन का बना हुआ ड्रेसिंग गाउन देता है। तो जब वो अपने पिताजी
पिताजी को ड्रेसिंग गाउन देता है ना, तो यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभ गई, और वो आंसू खुशी के नहीं होते, उनका बेटा कोई ऐसी बात बोल देता है वो गिफ्ट देते समय कि यशोधर बाबू को वो बात चुभ जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि कौन सी बात चुभ गई और क्यों चुभ गई। देखो मैं मेन आंसर बताऊंगा। तो यशोधर बाबू का बेटा जब उनको वो ड्रेसिंग गाउन देता है ना, तो पता वो क्या कह देता है, वो ये कहता है कि पापा आप रोज सुबह ना वो फटे पुराने कपड़े पहनकर मत जाया करो दूध लेने, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देता, इसलिए आप ये नया गाउन पहनकर दूध लेने जाया करो। परंतु वो ये नहीं कहता कि पापा दूध मैं ले आया करूंगा। देखो समझो मेरी बात को, मतलब उसको ना अपने पापा के फटे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम है कि मेरे पापा फटे कपड़े पहन के जो हैं दूध लेने जाते हैं सुबह सुबह, तो इससे हमारी शान घट रही है। अगर उसे इतनी प्रॉब्लम है उसके बेटे को, तो वो ये नहीं कह सकता कि पापा दूध मैं ही ले आया करूंगा। तो बेसिकली वो अपने पापा को जो गिफ्ट दे रहा है ना, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दे रहा है, क्योंकि हकीकत में उसको शर्म आ रही है कि मेरे पापा जो है ये फटे पुराने गाउन पहन के जा रहे हैं। मतलब गाउन का मतलब समझ लो, वो लड़कियों वाला गाउन नहीं, ठीक है, ड्रेसिंग गाउन याद रखना। आप गाउन वर्ड याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैप्टर में भी गाउन ही वर्ड लिखा है। तो अब समझ में आ गई आपकी बात कि उसका बेटा, उसको कौन सी बात चुभ जाती है कि उसका बेटा अपने पिताजी को जब गिफ्ट देता है, वो ड्रेसिंग गाउन देता है, तो वो ये कहता है कि पापा आप रोज सुबह जो दूध लेने जाते हो ना, तो फटे गाउन को पहनकर मत जाया करो, लो मैं आपको नया गाउन देता हूं, आप इसी को पहनकर जाया करो, फटे पुराने गाउन को पहनना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन वो ये नहीं कहता कि पापा अब से दूध लेने मैं ही जाया करूंगा या दूध मैं ही ले आया करूंगा। तो ये बात चुभ जाती है उसको। और उनके बेटे को केवल अपनी इज्जत की पड़ी थी, उनका बेटा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा था। क्लियर हो गई बात। और नीचे यह भी लिख देना, पुराने समय में बच्चे अपने माता पिता का आदर करते थे और उनकी जिम्मेदारियां उठाते थे, लेकिन आजकल की पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, है ना। और अगर उनके माता पिता फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो उनको शर्माने लगती है। तो ये आप लिख सकते हो। मेन आंसर आप समझ गए कि जब वो लास्ट में अपने पापा को ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट देता है, तो उसके पापा की आंखों में, यशोधर बाबू की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। बेटा देखो, यशोधर बाबू भी गलत नहीं है, भले ही वो नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे ना, लेकिन ये होता है हमारे साथ भी, ये सबके साथ होता है। देखो दो पीढ़ियों के बीच सोच में अंतर आ ही जाता है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखो उसके पिता ना उनसे जेलस नहीं है, लेकिन उसके पिता खाली ये चाहते हैं कि यार मेरे बच्चे कुछ भी काम करें ना, तो वो मुझसे एक बार पूछ ले, मुझसे एक बार राय ले ले। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की थोड़ी थोड़ी गलती है, ठीक है। और वैसे दोनों अपनी जगह पे सही भी है, लेकिन यशोधर बाबू को भी गलत कहना सही नहीं होगा। अगला है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को दिशा देने में किसंदा का क्या योगदान है। यह भी आ सकता है। अब इस प्रश्न में पूछा है कि किसंदा का उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन था। अच्छा प्रश्न है, तो इसे आप और समझ जाओगे कि किसंदा कौन थे। एक तो मैंने बता दिया कि उन्होंने उनको जॉब दिलवाई थी यशोधर बाबू को, उनको अपने घर रहने के लिए भी जगह दी थी जब वो बचपन में दिल्ली आए थे। अब देखो, आप समझो, देखो हाँ, किसंदा ने यशोधर बाबू के जीवन में, बेटा याद रख लो, पहले आपने वही लिखना है। हर प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं कि सिल्वर वेडिंग दो पीढ़ियों के बीच द्वंद्व की कहानी है, जिसमें एक तरफ यशोधर बाबू हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे हैं, और दोनों के बीच मतभेद चलता रहता है। यह आप लाइन जरूर लिखना किसी भी आंसर में, तब आप मेन आंसर स्टार्ट करना अगली लाइन से। डन। अब प्रश्न समझ गए कि किसंदा का उनकी लाइफ में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। पहला देखो, मैं सीधा आपको यहां से देता हूं। किसंदा ने यशोधर बाबू के जीवन में बहुत अहम योगदान दिया। जब यशोधर बाबू, यहां से स्टार्ट है, जब यशोधर बाबू दिल्ली आए ना, तो किसंदा ने उन्हें रहने के लिए जगह दी। बेटा आप आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा पॉइंट में भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, जब यशोधर बाबू दिल्ली आते हैं, यानी कि किसंदा दिल्ली रहते थे, जब यशोधर बाबू दिल्ली आते, पता वो कहां से आते दिल्ली, मैं ये भी बता देता हूं। यशोधर बाबू अल्मोड़ा से आते, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो जब यशोधर बाबू अल्मोड़ा से दिल्ली आते हैं ना, तो किसंदा पहले तो उनको रहने के लिए जगह देते हैं और फिर उनको 50 रुपए भी देते हैं कि ये पैसे अपने गांव भेज देना। तो दो तो यही हो गए, के लिए याद हो गई कि कौन किसंदा कौन थे। मतलब तो पहला भी ये लिखोगे, जब यशोधर बाबू अल्मोड़ा से दिल्ली आते हैं, जब यशोधर बाबू अल्मोड़ा से दिल्ली आते हैं, ठीक है, तो किसंदा उनको रहने के लिए कमरा देते हैं और 50 रुपए भी देते हैं कि इन पैसों को अपने गांव भेज देना। दूसरा,
और यशोधर बाबू 50 रुपए भी देते हैं, रहने के लिए कमरा भी देते हैं, उनकी नौकरी भी लगवाते हैं। तो 3 तो यही हो गए। अब है यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को दिशा देने में किसंदा का क्या योगदान है। देखो, यशोधर बाबू उन्हें अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलते थे। यशोधर बाबू को भी किसंदा की तरह जल्दी उठना और साधारण जीवन जीना पसंद था। वह परिवारवार रिश्ते को समझते थे, वो गरीब रिश्तेदारों की मदद करते थे, अपनी संस्कृति को समझते थे, काम के प्रति ईमानदार थे, घर में होली गवाते थे और रामलीला की तैयारी के लिए अपने घर का एक कमरा भी देते थे। ठीक है, और मुश्किल समय में किसंदा को याद करते थे। अब यह क्वेश्चन ना घुमा के भी आ सकता है, समझो। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसंदा के कौन कौन से जीवन मूल्यों को यशोधर बाबू ने जिंदा रखा है। समझो, ये प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न छुपे हैं, ढंग से समझो। अगर प्रश्न यह आएगा कि किसंदा का यशोधर बाबू के जीवन में क्या क्या योगदान है, या यशोधर बाबू ने किसंदा की कौन कौन सी जीवन मूल्यों को अभी तक बचा रखा है, या किसंदा के कौन कौन सी वैल्यूज को अपनाया है। मूल्य माने क्या होता है, जीवन मूल्य माने लाइफ की वैल्यूज को अपनाया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या क्या लिखोगे। देखो, किसंदा की कौन कौन से मूल्य हैं जो अभी भी यशोधर बाबू ने जिंदा रखे हैं। देखो, पहले तो मैं किसंदा की मदद लिख देता हूं। जब यशोधर बाबू अल्मोड़ा से दिल्ली आते हैं तो किसंदा उनको रहने के लिए कमरा देते हैं, उनको 50 रुपए भी देते हैं गांव भेजने के लिए, और उनको जॉब भी दिलवाते हैं। इतना हो गया। अब किसंदा की कौन कौन से मूल्यों को यशोधर बाबू ने जिंदा रखा है। पहला, वो आज भी गरीब रिश्तेदारों की मदद करते हैं, पहला। दूसरा, वो अपने से बड़ों का आदर करते हैं, वो आज भी गरीब रिश्तेदारों की मदद करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं। जब भी रामलीला होती है तो वो उसकी प्रैक्टिस के लिए अपने क्वार्टर का एक कमरा देते हैं। जब भी रामलीला होती है तो वो उसकी प्रैक्टिस के लिए एक कमरा आज भी देते हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। और क्या है, हाँ, अपनी संस्कृति का के महत्व को समझते हैं, है ना। और क्या है, अपने काम के प्रति ईमानदार है, ऑफिस में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। ठीक है, और घर में होली भी गवाते हैं। जैसे होली मांगने वाले आते हैं ना, तो अपने घर में होली भी गवाते थे। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो। उन्होंने इन वैल्यूज को जिंदा रखा है आज भी। किन्होंने, यशोधर बाबू ने। किसकी वैल्यूज को, किसंदा के जो ये जीवन मूल्य है, जो ये लाइफ की वैल्यूज है, इनको आज भी जिंदा रखा है। डन। अगला है, सेक्शन ऑफिसर के रूप में यशोधर पंत के व्यक्तित्व और व्यवहार पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। मतलब उनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और नेचर कैसा था ऑफिस में, ये पूछ रहे हैं वो। बेसिकली यशोधर बाबू बेटा एक सेक्शन ऑफिसर थे, याद रखना, वो एक ऑफिसर थे, सेक्शन ऑफिसर। तो एज अ सेक्शन ऑफिसर उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी, और उनके बिहेवियर पर आपने एक टिप्पणी लिखनी है कि कैसा उनका बिहेवियर था, कैसी उनकी पर्सनैलिटी थी एज अ ऑफिसर, ये लिखना है। तो इसमें आप लिखोगे, वह अपने काम के प्रति, देखो पुराने वाले पॉइंट फिर से आ गए यहीं। वह अपने काम के प्रति ईमानदार थे, वह अपने काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते थे, उन्हें अपने काम से बहुत प्रेम था, और वह दिन भर अपने जूनियर्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी प्रश्न आता है बेटा कि वो अपने जूनियर्स के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो रट्टा मार लेना, वो दिन भर तो अपने जूनियर्स के साथ रूखा व्यवहार करते थे, क्योंकि भाई वो ऑफिसर है। अगर वो हंसी मजाक करेंगे दिन भर अपने जूनियर्स के साथ, तो कौन उनकी बातें सुनेगा। बॉस कभी इतना फ्रैंक हो सकता है काम के टाइम पे? नहीं। तो वो दिन भर तो ऑफिस में अपने जूनियर्स के साथ एक रूखा व्यवहार करते थे, लेकिन जब वो घर लौटते थे ना, तो जूनियर्स के साथ हंसी मजाक करने लगते थे। इससे उनके जूनियर्स को भी अच्छा लगता था, यानी कि काम के टाइम पे वो बिल्कुल रूखा बिहेवियर करते थे, और लेकिन जब छुट्टी का टाइम होता था तो वो दिन भर का जो उनका रूखा व्यवहार था उसको हल करने के लिए जो अपने जूनियर्स के साथ हंसी मजाक करते थे, इससे उनके जूनियर्स को भी बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। ठीक है, अब एक उदाहरण भी लिख देना। वह अपने जूनियर से कहते थे कि आप लोगों की देखा देखी तो हमारे ये दफ्तर की घड़ी भी एकदम सुस्त हो गई है। देखो मजाक कर रहे हैं कि उनके दफ्तर की घड़ी भी 5 मिनट लेट चल रही थी ना, तो वो यही कहते हैं कि क्या, कि आपके जैसे ही हमारे दफ्तर की घड़ी भी सुस्त हो गई है। तो ये हंसी मजाक के लिए एक उदाहरण लिख सकते हो कि वो अपने जूनियर्स को देख के कहते हैं कि आपको देखकर ही हमारे दफ्तर की घड़ी भी सुस्त हो गई। ठीक है, अगला है, देखो वही प्रश्न आ गया, यशोधर बाबू किन वैल्यूज को थामे। बेटा मूल्यों का मतलब होता है वैल्यूज, याद रखना। यशोधर बाबू किन वैल्यूज को थामे बैठे हैं और नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक क्यों नहीं मानती है। मतलब यशोधर बाबू ने ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज अपनाई है जो आज की पीढ़ी उनको सही नहीं मान रही है। तो आप समझ गए होंगे। देखो,
यशोधर बाबू साधारण जीवन जीते थे, लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो साधारण जीवन जीना पसंद नहीं करती। प्रश्न समझो, वो कह रहे हैं यशोधर बाबू ने ऐसे कौन कौन से मूल्य अपनाए हैं जिन्हें आज की पीढ़ी प्रासंगिक नहीं मानती, मतलब सही नहीं मानती, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मानती है। प्रश्न को समझना है तो बताओ बेटा, यशोधर बाबू की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो तुम्हें लगता है आज के हिसाब से आप लोग भी शायद नहीं मानोगे, शायद। तो पहला तो वही है कि यशोधर बाबू बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन आजकल की पीढ़ी साधारण जीवन नहीं जीना चाहती। दूसरा, यशोधर बाबू को दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आजकल की पीढ़ी दिखावा करना बहुत पसंद करती है। तीसरा, यशोधर बाबू जो है अपने रिश्तेदारों की मदद करते थे, लेकिन आजकल की पीढ़ी के बच्चे जो है रिश्तेदारों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वो घर में अकेले रहें, उन्हें किसी रिश्तेदार का घर आना अच्छा नहीं लगता है। और मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो रियलिटी है आजकल की, आपको पता है, और बहुत सरल भी है। प्रश्न समझ गए थे कि यशोधर बाबू के ऐसे कौन कौन से मूल्य हैं जिन्हें आजकल की पीढ़ी शायद सही नहीं मानती। तो यही है कि यशोधर बाबू भाई साधारण सा जीवन जीते थे, लेकिन आजकल की पीढ़ी साधारण जीवन नहीं जीना चाहती है। यशोधर बाबू जो है जैसे गाड़ी मोटर को बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, है ना, लेकिन आजकल की पीढ़ी गाड़ी मोटर ऐशो आराम की चीजों को ज्यादा पसंद करती है। तीसरा मैंने बताया था, यशोधर बाबू अपने रिश्तेदारों की मदद करना पसंद करते थे, लेकिन आजकल की पीढ़ी रिश्तेदारों की मदद करना पसंद नहीं करती है। ठीक है, इतना आप लिख दोगे। यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग मनाना पसंद नहीं था, लेकिन आजकल की पीढ़ी के लोग तो सिल्वर वेडिंग को बहुत पसंद करते हैं। क्लियर हो गई? तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, आसान है, ये बहुत बड़ा आंसर है, पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये चीज है। अगला है, देखो आंसर अलग अलग तरीके से लिखना है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं जो आपकी समझ में आ जाए। इवन मैं लिखे हुए से भी अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी लिखा हुआ भी आप पढ़ लेना, मिलता जुलता ही है। सिल्वर वेडिंग के अनुसार उन जीवन मूल्यों, देखो बेटा जीवन मूल्य वाले कितने क्वेश्चन है आप देख रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि यशोधर बाबू ने कौन कौन से जीवन मूल्य अपनाए थे, आजकल की पीढ़ी कौन कौन से जीवन मूल्य अपना सकती है, इस पार्ट को देखकर कौन कौन से वो नहीं अपना रही है। समझो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिल्वर वेडिंग पार्ट के अनुसार आप बताइए कि आजकल की पीढ़ी के लोग इस पार्ट से कौन कौन से जीवन मूल्य अपना सकते हैं। तो वही है कि हम गरीब रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं, हम अपने रिश्तेदारों का सम्मान कर सकते हैं, हम अपने माता पिता का कहना मान सकते हैं, हम कोई भी काम अपने माता पिता को पूछ कर सकते हैं, हम छोटे मोटे घर के काम खुद कर सकते हैं, हम अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं, हम छोटे मोटे काम में उनकी मदद कर सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट है। सिल्वर वेडिंग के अनुसार उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू को किस अंदाज से मिले थे और आप उनमें से किसे अपनाना चाहेंगे। देखो ये प्रश्न दो हिस्सों में डिवाइड है, तो आपने दो हिस्सों में आंसर देना है। पहले तो यशोधर बाबू ने किस अंदाज से कौन कौन से मूल्य अपनाए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रिश्तेदारों की मदद करना, घर में होली गंवाना, रामलीला की प्रैक्टिस के लिए एक कमरा किराए पर देना, रिश्तेदारों की मदद करना। ठीक है, कुछ बहुत ही चीजें हैं। तो देखो, तो प्रश्न क्या है, देखो उन जीवन मूल्यों को अपनाइए जो यशोधर बाबू को किस अंदाज से मिले, मतलब यशोधर बाबू किस अंदाज की किन किन बातों को फॉलो कर रहे हैं और आप उनमें से कितनी बातें अपनाना चाहेंगे। तो पहले लिखना, सुबह जल्दी उठना, अपने काम के प्रति ईमानदारी, विदेशी संस्कृति को पसंद न करना, दिल पर बातों को ना लेना, पूजा पाठ करना, अपनी संस्कृति को महत्व देना, रिश्तेदारों की मदद करना, अपने ऑफिस के लोगों से अच्छे से बात करना, काम से प्यार करना, अपने काम को ईमानदारी से करना। और मैं अपने निम्नलिखित जीवन, मतलब मैं उनके निम्नलिखित मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहूंगा। फिर नीचे लिख देना, मैं भी अपनी संस्कृति को महत्व देना चाहूंगा, या मैं भी रिश्तेदारों की मदद करना चाहूंगा, सुबह जल्दी उठना चाहूंगा, काम के प्रति ईमानदार होना चाहूंगा। तो बहुत सरल प्रश्न है। अगला है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। यशोधर बाबू दो कालखंडों में जी रहे। कालखंड का मतलब होता है दो टाइम के बीच जी रहे कि नहीं जी रहे, वो दो टाइम के बीच। इसके पक्ष या विपक्ष में उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न को समझो, पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे दो समय में जी रहे हैं, दो कालखंड मतलब अलग अलग समय में जी रहे हैं, और एग्जाम्पल भी देना है। यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, पुराने होते जा रहे जीवन मूल्यों और नए मूल्यों के बीच यशोधर पंत के संघर्ष को लिखे। वही वाली बात हो गई कि वो दो जीवन मूल्यों के बीच क्या हो गए, फंस गए, वो दो टाइम पीरियड के बीच क्या हो गए, फंस गए। तो इसी को एक्सप्लेन करना है इसमें। तो बेटा आप ना कीवर्ड देखा करो, जहां पे यशोधर बाबू और ये दो कालखंड हो गया ना, या दो जीवन मूल्यों के बीच फंसे, तो वहां पे यही लिखना है। जहां पे दो चीजों के बीच फंसने की बात होगी, देखो
फिर वही है, सिल्वर वेडिंग दो पीढ़ियों के द्वंद्व की कहानी है। इसमें एक और यशोधर बाबू हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे हैं और दोनों में मतभेद चलता रहता है। देखो वही लिखा है इस बच्चे ने। अब देखो हां इसमें क्या लिखना है आपने। हां ये तो बढ़ा दिया। यशोधर बाबू स्वयं को समय के साथ ढाल नहीं पाते, जिसके कारण उनके और उनके बच्चों की बनती नहीं है। अब आगे लिखना, मेन आंसर अब है, एक तरफ तो यशोधर बाबू जो है ना वो किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, यहां पे यशोधर बाबू की जगह क्या लिखोगे, किशनदा। एक तरफ तो वो किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं, पुरानी सोच रखते हैं। ठीक है, समझो। देखो हमने यही तो बताना है, आपने इसमें प्रूव करना है कि एक तरफ तो वो पुरानी सोच को भी सही मान रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो कुछ नई सोच के प्रति भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपने वही लिखना है। तो आप लिखोगे, एक तरफ तो वो किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं, उन्हीं के विचारों पर चलते हैं, उन्हीं की सोच पर चलते हैं और उन्हीं की बातों को उन्होंने आज अपना आदर्श बना रखा है, उन्हीं की सारी बातें मान रहे हैं। ठीक है, अब फिर लिख देना, वहीं दूसरी ओर वो स्वयं भी विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर वो भी विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। अब कैसे, उदाहरण भी दे सकते हो। देखो बहुत अच्छा उदाहरण है। जब उनका बेटा घर में ना उनसे बिना पूछे फ्रिज ले आता है तो पहले तो वो खुश नहीं होते, लेकिन बाद में फिर मन ही मन सोचते हैं कि यार इन सब चीजों से समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो देखो कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे कि नहीं। तो जहां पर वो ये दिखाएंगे ना आपको कि यशोधर बाबू दो विभिन्न विचारों के बीच पिस रहे हैं, या दो कालखंडों में जी रहे हैं, या दो समय के बीच जी रहे हैं, तो आप यही लिखना, पहले लिख देना कि एक तरफ तो वो किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं के विचारों पर चलते हैं, उन्हीं की सोच पर चलते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। वो जैसे कहते थे वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं, नए समय के साथ ढल नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो भी विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यशोधर बाबू भी विदेशी संस्कृति की चपेट में आ रहे हैं। और उदाहरण लिख देना, एक बार उनका बेटा भूषण उनसे बिना पूछे घर में फ्रिज ले आता है तो पहले तो वो खुश नहीं होते, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि यार फ्रिज लाने से अब उनका स्टेटस बढ़ गया है, उनको समाज में इज्जत मिलेगी। डन। अगला है, यशोधर बाबू अपने परिवार से किन जीवन मूल्यों की अपेक्षा रखते हैं। मतलब वो अपने परिवार से कौन कौन सी अपेक्षा का मतलब होता है बेटा, उम्मीदें रखते हैं। देखो, और उनके मूल्य उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगते हैं। अब एक और चीज सुन लो, ये समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। अब इस प्रश्न को छोड़ो, पहले मैं एक नया प्रश्न क्रिएट करता हूं। ये समहाउ इम्प्रॉपर क्या है। ये समहाउ इम्प्रॉपर ना, याद रखना, जब यशोधर बाबू को कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे। ये इंग्लिश वर्ड है। समहाउ का मतलब होता है कहीं ना कहीं, और इम्प्रॉपर का मतलब होता है अधूरा। तो जब यशोधर बाबू को कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी ना, उनको पसंद नहीं आती थी, तो वो ये बोलते थे यार समहाउ इम्प्रॉपर। ये उनका तकिया कलाम है। तकिया कलाम माने ये बात उनको, ये दो शब्द उनको बोलने की आदत थी जब उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। अब वो कब कब बोलते हैं समहाउ इम्प्रॉपर, जैसे पहला, जब उनके बच्चे सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं घर में तो वो भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। दूसरा, अपनी पत्नी के मॉडर्न कपड़े पहनना, ये भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अपनी लड़की के मॉडर्न कपड़े पहनना, ये भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। ये गैस से बनी हुई रोटी, जो रोटी हम गैस में बनाते हैं ना, वो भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। सोचो, तो सिल्वर वेडिंग मनाना, पत्नी के आधुनिक कपड़े पहनना, बेटी के आधुनिक कपड़े पहनना, है ना, ये गाड़ी मोटर से ऑफिस जाना, ठीक है, ये फोटो खिंचाना, ये केक काटना, ये सब उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अंग्रेजों के चोंचले लगते हैं, ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो याद रखना, समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम है, तकिया कलाम। और जब उनको कोई चीज पसंद नहीं आती वो समहाउ इम्प्रॉपर बोलते थे। और कब कब बोलते थे मैंने आपको अभी बता दिया। डन। अब ये प्रश्न क्या है, यशोधर बाबू अपने परिवार से किन किन जीवन मूल्यों, बेटा जीवन मूल्यों का मतलब होता है वैल्यूज, तो यशोधर बाबू अपने परिवार से किन वैल्यूज की उम्मीद रखते हैं और उनके मूल्य उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगते हैं। मतलब अपने परिवार वालों की हरकतें उनको समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती थी। तो इसमें लिखना, यशोधर बाबू अपने परिवार से निम्नलिखित जीवन मूल्यों की अपेक्षा करते। अपेक्षा माने उम्मीद। वो अपने परिवार वालों से कौन कौन सी वैल्यूज की उम्मीद करते हैं, कौन कौन से जीवन मूल्यों की उम्मीद करते हैं अपने परिवार वालों से। तो कुछ तो आप पहले से लिख सकते हो कि वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो भी काम करें
एक बार उनसे पूछ लें, मतलब पूछ कर करें, समझ रहे हो। देखो, वे चाहते थे कि उनका परिवार भी गरीब रिश्तेदारों की मदद करे, लेकिन उनके परिवार को ना ये पसंद नहीं था। जब यशोधर बाबू ना किसी की भी मदद करने जाते थे ना, तो उनके परिवार वाले मुंह बना देते थे। तो वो चाहते हैं अपने परिवार वालों से कि उनके रिश्तेदारों की मदद वो भी करें, उनका बेटा अपनी सैलरी लाकर उन्हें दे, पहले उनका बेटा अपनी सैलरी लाकर उन्हें दे, उनके बच्चे अपनी जिम्मेदारियां समझे, उनके बच्चे घर के छोटे मोटे काम करें, ठीक है, और उनके बच्चे कोई भी चीज लाने से पहले उनकी सलाह लें, उनके बच्चे संस्कृति को ना भूले, उनके बच्चे सभ्यता को ना भूलें, इतने बहुत हैं। तो ये वो अपने परिवार से अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा का मतलब उम्मीद। क्वेश्चन आ गया ना, अगर यशोधर बाबू अपने परिवार से किन जीवन मूल्यों की अपेक्षा करते हैं, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे कोई भी काम करने से पहले उनकी सलाह लें, उनके बच्चे अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उनके बच्चे सभ्यता का सम्मान करें, उनके बच्चे रिश्तेदारों का सम्मान करें, उनके बच्चे रिश्तेदारों की मदद करें। आ रही बात समझ में। और उनके बच्चे किसी भी चीज को लाने से पहले अपने पापा से पूछें, उनके बच्चे किसी भी काम को करने से पहले अपने पापा की सलाह लें, ठीक है, उनके बच्चे घर के छोटे मोटे काम खुद कर लें। तो ये है। अब अगला क्वेश्चन था, क्या था कि उनके मूल्य उनको समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगते हैं यशोधर बाबू को। तो इसलिए लगते हैं, उनके मूल्य यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर इसलिए लगते हैं क्योंकि इन्हीं मूल्यों की वजह से उनके और उनके परिवार के बीच दरार आ गई है। बस इतना ही है मेन आंसर। मतलब ये जो उनके परिवार वालों के जो ये मूल्य है ना, ये यशोधर बाबू को सही क्यों नहीं लगते हैं, उनको समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगते हैं, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण ही तो यशोधर बाबू और उनके परिवार के बीच दरार आ रही है, इसीलिए उनको ये जीवन मूल्य अच्छे नहीं लगते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यशोधर बाबू को अपने परिवार के कौन कौन से जीवन मूल्य अच्छे नहीं लगते। तो यही अच्छे नहीं लगते कि वो अपनी संस्कृति को नहीं समझते, अपनी सभ्यता को नहीं समझते, रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते, रिश्तेदारों की मदद नहीं करते हैं, ठीक है, तो और कोई भी काम करने से पहले सलाह नहीं लेते हैं, घर के छोटे मोटे काम नहीं करते हैं। तो ये शिकायत है उनको। अगला, अब देखो फिर से वही प्रश्न घुमा के आ गया। भूषण द्वारा ड्रेसिंग गाउन देने पर यशोधर पंत के मन में उत्साह का अभाव किन जीवन मूल्यों के अपेक्षा के कारण दिखाई दिया। तो वही तो दिखाई दिया कि वो चाहते थे कि उनका बेटा कम से कम एक बार ये बोल दे कि पापा दूध लेने मैं जाया करूंगा, आप दूध लेने मत जाओ। लेकिन उल्टा वो ये बोलता है कि पापा आप जो दूध लेने फटे कपड़े पहनकर जाते हो, ये आप पे शोभा नहीं देता है। तो यही चीज है। और अगला प्रश्न है इसी में, बुजुर्ग पीढ़ी हमसे क्या उम्मीद रखती है। अपेक्षा का मतलब उम्मीद। तो बुजुर्ग पीढ़ी हमसे ये उम्मीद रखती है कि वो हमारा सम्मान करे, है ना, कोई भी काम हमसे पूछ कर करे। अरे बात समझे, हमारा सम्मान करे, कोई भी काम हमसे पूछ कर करे, भले ही हमको गिफ्ट ना दे लेकिन हमारी इज्जत करे। तो ये अपने आप लिख सकते हो आप। अगला है, यशोधर बाबू ने किस अंदाज से किन किन जीवन मूल्यों को पाया था। यह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो प्रश्न बार बार घुमा घुमा के आ रहे हैं। उनका उल्लेख करते हुए बताइए कि आपके लिए भी क्या वो उपयोगी हैं। तो यशोधर बाबू ने किस अंदाज से कौन कौन से जीवन मूल्य अपनाए। गरीब रिश्तेदारों की मदद करना अपनाया था ना, बड़ों का सम्मान करना, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, बड़ों अपने बॉस का सम्मान करना, अपनी संस्कृति को जीवित रखना, संस्कृति और सभ्यता से प्यार करना, रिश्तेदारों की मदद करना, पूजा पाठ करना, सुबह सुबह उठना। अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं और क्यों। तो हम लिखेंगे बिल्कुल ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन पर चलेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। देखो अपनी लैंग्वेज में। अगला, बार बार समहाउ इम्प्रॉपर कहना यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के किन पहलुओं को बताता है। तो मैंने अभी बताया था कि जब उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी तो वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे ना। देखो बार बार समहाउ इम्प्रॉपर कहना यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को बताता है। क्या क्या, कि वो अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं पुरानी सोच रखते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव है, अपने आदर्शों से बंधे हुए हैं, और जब भी उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो वो अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए इसे कह देते हैं। तो ये अपने आप लिख देना, ठीक है बस जी। तो अगला ये भी है कि देखो उनको अपनी पत्नी के मॉडर्न ब्लाउज पहनना, वही हील्स पहनना, मॉडर्न कपड़े पहनना, सिल्वर वेडिंग मनाना, ये सब चीजें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। लेकिन अंत में वो इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। क्यों,
क्यों स्वीकार कर लेते? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यशोधर बाबू ना अपने बच्चों की कमियां होते हुए भी उनको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से प्रेम करते हैं। वो इन्हें स्वीकार नहीं करते तो वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, समझो। और यशोधर बाबू जो है मतलब आज भी अपने परिवार को खोना नहीं चाहते, इसलिए वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो यशोधर बाबू के परिवार वाले उनसे मतभेद रखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से अलग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनको क्यों मानना पड़ रहा है वो सब? तो यही है, क्योंकि वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहते। और अगर वो अपने परिवार वालों की इन बातों को नजर मतलब उनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, बात और बढ़ेगी और वो अपने परिवार से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहते। बेसिकली यशोधर बाबू ना अपने बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, लेकिन बस वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ भी काम करने से पहले उनसे सलाह लें और उनका सम्मान करें, बस। अगला है यशोधर बाबू का, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के इसको समझो। यशोधर बाबू का बार बार किसंदा को याद करना उनका सामर्थ्य कहा जाएगा या उनकी कमजोरी? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो वो बार बार इनको याद कर रहे हैं ना हर चीज में किसंदा को, तो ये आप उसको पॉजिटिव मानते हो या नेगेटिव मानते हो? कहीं ना कहीं जो वो बार बार किसंदा को हर बार सोचने लग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो सही है? अगर वो सही है तो फिर तो इसका मतलब वो कभी भी नई पीढ़ी के साथ ढल ही नहीं पाएंगे। तो ये उनका सामर्थ्य है या कमजोरी, पहले आपने ये बताना है और फिर क्यों का जवाब देना है। तो देखो, यशोधर बाबू मुश्किल समय में किसंदा को याद करते थे और उन्होंने किसंदा के आदर्शों को आज भी जिंदा रखा है, लेकिन यह उनकी कमजोरी को बताता है, यह उनका सामर्थ्य नहीं है। यशोधर बाबू जो बार बार किसंदा को याद कर रहे हैं ना, यह उनके सामर्थ्य को नहीं दिखाता, उनकी कमजोरी को दिखाता है। पता क्यों? क्योंकि इसके कारण ही वो नई पीढ़ी की सोच को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके कारण ही वो नए तौर तरीके को नहीं अपना पा रहे हैं और इसके कारण ही वो अपने परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं। यही तो है। तो ये उनकी कमजोरी क्यों है जो वो किसंदा को बार बार याद कर रहे हैं? वो ये कमजोरी इसलिए क्योंकि इसके कारण ही वो नए समय के साथ ढल नहीं पा रहे हैं, इसके कारण ही उनके और उनके परिवार वालों के बीच दूरी आ गई है, ठीक है। इसके कारण ही वो जो है मतलब पुराने समय से हट नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और किसंदा के यशोधर बाबू के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाई है ना, लेकिन कई बार उनके चक्कर में ही वो अपने परिवार से लड़ बैठते हैं या, ठीक है। अगला है, वर्तमान युग में जो युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर दिखाई देते हैं, इसके क्या कारण है? समझो, मतलब आज के समय में ना जो हमारी यंग जनरेशन है और जो हमारी बुजुर्ग जनरेशन है, उनके बीच अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? तो आपने लिखना है, यह अपनी सोच वाला प्रश्न है। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के दृष्टिकोण में, दृष्टिकोण का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी सोच में बहुत अंतर दिखाई देता है। आज के समय में जो युवा बच्चे हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनकी सोच में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों पीढ़ियां अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक सोच रखती है। बुजुर्ग पीढ़ी सादगी से जीवन जीना चाहती है, परंतु नई पीढ़ी जो है वो दिखावे का जीवन जीना पसंद करती है। बुजुर्ग पीढ़ी जो है वो आज भी पुरानी सभ्यता को मानती है, वहीं नई पीढ़ी जो है आज जो है आधुनिक सभ्यता और विदेशी संस्कृति को अपनाना चाहती है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी जो है पुरानी बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी जो है हर चीज को जो है नई नजर से देखना चाहती है। तो बस इसमें ये लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या है कि हमें एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें समय के साथ भी चलना चाहिए। तो ये भी लिख देना। तो बेसिकली क्यों सोच में अंतर आ रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो संस्कृति से ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल के युवा बच्चे वो संस्कृति से ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। बुजुर्ग लोग जो है रिश्तेदारी को बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बुजुर्ग लोगों को मिलजुल कर रहना पसंद होता है, साथ में खाना खाना पसंद होता है, लेकिन आजकल के बच्चे अकेले खाना खाना, अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगला है, यशोधर बाबू के बच्चों की कौन सी बातें आपको प्रशंसनीय लगती हैं? कोई दो विशेषताएं लिखिए। मतलब यशोधर बाबू के बच्चों की यहां पे आपने तारीफ करनी है, उनकी कौन सी बातें आपको प्रशंसनीय लगी, मतलब तारीफ वाली। तो देखो, यशोधर बाबू के बच्चों की निम्नलिखित बातें हमको प्रशंसनीय लगी कौन कौन सी? कि एक तो वो मेहनती थे उनके बच्चे, वो दूसरा वो पढ़ाई में भी अच्छे थे, मेहनती थे, पढ़ाई में अच्छे थे, अपने कैरियर के प्रति जागरूक थे, जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखते थे, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, आधुनिक सोच रखते थे और अपने विचारों को रखने में सक्षम थे। मतलब वो अपनी बात को रखने से डरते नहीं थे। तो ये भी आप लिख सकते हो।
बहुत सरल है ना कि यशोधर बाबू के बच्चों की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। एक तो उनके बच्चे मेहनती हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, आधुनिक सोच रखते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, ठीक है, और वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हो। अगला है, अब देखो ये बड़ा प्रश्न है लेकिन होगा कुछ नहीं इसमें। सिल्वर वेडिंग के आधार पर लिखिए कि समय के साथ ना बदलने से व्यक्ति अकेला हो जाता है। होता है कि नहीं? अब देखो यशोधर बाबू ना अपने बच्चों के साथ नहीं ढल पा रहे हैं, तो उनके बच्चे और पत्नी एक तरफ हो गए और यशोधर बाबू अकेले हो गए। तो जब मतलब घर का जो सदस्य है, घर का कोई भी सदस्य जो है या घर का मुखिया जब अपनी पत्नी और बच्चों से अलग होकर चलता है, अलग सोच रखता है, तो वो खुद ब खुद अकेला पड़ जाता है और उसका साथ देने वाला फिर परिवार से कोई नहीं होता। तो ये तो आप समझ गए कि सिल्वर वेडिंग के आधार पर लिखिए कि समय के साथ ना बदलने से व्यक्ति अकेला हो जाता है। अब एक स्टेटमेंट दे रखा है उन्होंने, समझो। अभी तुम्हारे पापा की इतनी इज्जत है, साख का मतलब इतनी इज्जत है कि 100 रुपये उधार ले सके। यह कथन यशोधर बाबू द्वारा कब कहा गया? अब इसको समझो। एक बार क्या होता है, ढंग से सुनना। एक बार जो यशोधर बाबू है ना, उनके जीजा जी की तबीयत खराब हो जाती है। यशोधर बाबू के जीजा जी की तबीयत खराब होती है, तो उनका लेटर आता है यशोधर बाबू को, जिसमें वो लिखते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई है, ये हो गई है। तो यशोधर बाबू क्या है, तो यशोधर बाबू के बच्चे तो पहली रिश्तेदारी पसंद नहीं करते थे। तो उनके बच्चों को जब ये बात पता चलती है ना कि वो मतलब यशोधर बाबू के जीजा जी बीमार हैं, मतलब मेरे पापा के जीजा जी बीमार हैं, तो वो पता सीधा क्या कहता है, उनका बड़ा लड़का भूषण, वो कहता है पापा मुझसे पैसों की कोई उम्मीद मत रखना, मैं कोई पैसे उसे नहीं देने वाला। तब उसके पापा कहते हैं, ये उसके पापा तो मांगते भी नहीं है पैसे, लेकिन यशोधर बाबू कहते हैं बेटा तेरे बाप की अभी इतनी इज्जत बाकी है कि 100 रुपये मैं कहीं से उधार कर लूंगा। जबकि 100 रुपये उनको उधार की जरूरत थोड़ी थी, लेकिन यशोधर बाबू के कहने का मतलब है कि अगर मुझे 100 रुपये भी चाहिए होंगे ना, तो चाहे मैं बाहर से उधार ले लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं मांग रहा हूं। ठीक है, तो बात तो सही बोली उसने कि देखो उसके बेटे ने कैसे बोल दी कि पापा मुझसे पैसों की उम्मीद मत रखना, मैं तो नहीं देने वाला किसी रिश्तेदार को पैसे। तो इसमें यही है। अब आप समझ गए, तो आप लिखेंगे हाँ यह सही है कि समय के साथ ना बदलने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। अब यशोधर बाबू किसंदा को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के अनुसार वो पुरानी सोच रखते हैं, जिसके कारण वो अपने परिवार वालों से दूर होते जा रहे हैं। अब वो किस्सा लिख देना। एक बार यशोधर बाबू के जीजा जनार्दन जोशी की तबीयत खराब हो गई थी। इसमें नाम भी दे रखा है उनका जनार्दन जोशी, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। एक बार यशोधर बाबू के जीजा जी की तबीयत खराब हो गई थी और यशोधर बाबू उनकी मदद करना चाहते थे, परंतु उनका परिवार उनकी मदद नहीं करना चाहता था। तो उनका बेटा भूषण कहता है कि बुआ को भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तब यशोधर बाबू ये बात कहते हैं। बस याद हो गया। अगला देखो, बच्चों द्वारा घर में लाए गए भौतिक सुख सुविधा के साधन। अब बेटा भौतिक सुख सुविधा के साधन पता क्या होते हैं? यही फ्रिज, कूलर, टीवी। अब क्या होता है इसको भी समझाता हूं मैं। यशोधर बाबू का जो बेटा था ना भूषण, मैं बताता हूं। एक्चुअली इस भूषण की ना 1500 रुपए की नौकरी लग जाती है। अब तुम बोलोगे सर 1500 रुपए, बेटा उस समय पे 1500 रुपए बहुत होते थे। अब जब उसके बेटे की 1500 रुपए की जब जॉब लगती है ना, तो यशोधर बाबू को 1500 रुपए अब मिल रहे हैं। अब मतलब जब वो रिटायर होने वाले हैं, सोचो यशोधर बाबू को जितने पैसे रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिल रहे हैं सैलरी में, उतने उनके लड़के को स्टार्टिंग में मिल जा रहे हैं। तभी तो उनके लड़के के इतने तेवर बढ़े हैं कि वो क्या कर रहा है, वो घर में अपनी मनमर्जी से फ्रिज भी ला रहा है, टीवी ला रहा है, कूलर ला रहा है। मतलब उसने पूरे घर का ना हुलिया ही बदल दिया। ठीक है, अब देखो, तो वो कह रहे बच्चों द्वारा घर में लाए गए जो ये भौतिक सुविधा के साधन है ना, इनके प्रति यशोधर बाबू की क्या सोच थी। तो देखो मैंने क्या बोला था एक बार, एक तरफ तो वो इनको पसंद नहीं करते थे, उनको ये सारी चीजें क्या लगती थी, समहाउ इम्प्रॉपर। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। देखो एक तरफ तो यशोधर बाबू जो है इन चीजों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये सब चीजें विदेशी हैं और उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी, उनको दिखावा पसंद नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोचते हैं कि जब से ये चीजें आई हैं तब से उनको समाज में क्या है, उनको एक ऊंचा दर्जा मिला है, उनका एक रुतबा हो गया है। क्योंकि पहले के समय में फ्रिज टीवी होना भी घर में बड़ी बात थी। तो यह वही वाली बात हो गई, ये प्रश्न पहले भी आया था। वो यशोधर बाबू 2 कालखंडों में जी रहे हैं, उसमें भी तो यही था कि एक तरफ तो वो विदेशी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, एक तरफ तो उनको ये सारी चीजें दिखावा लगती है, ढकोसला लगती हैं, ये विदेशी चीजें उनको पसंद नहीं है ना, उनको ये सब दिखावा समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि इन चीजों के आने से अब उनको समाज में इज्जत उनकी बढ़ गई है और इज्जत मिलेगी। अगला है,
अब एक और स्टेटमेंट है, अब तो डिजिटल ले लो एक जापानी घड़ी, ये सस्ती मिल जाती है। ये कथन किसने, किसे और किस उद्देश्य से कहा? अब पता क्या होता है, इसको समझो। अब तो डिजिटल ले लो क्या होता है, देखो ये कथन यशोधर बाबू के ऑफिस में काम करने वाले असिस्टेंट ग्रेड में चड्डा ने कहा, मतलब उस आदमी का नाम चड्डा है। ये जापानी घड़ी ले लो सस्ती मिल जाती है, ये स्टेटमेंट किसने बोला? ये स्टेटमेंट बोला था चड्डा ने, जो उनके ऑफिस में काम करता था। और पता क्यों बोला? क्योंकि यशोधर बाबू के हाथ में ना एक पुरानी घड़ी थी। पुरानी मतलब बंद नहीं थी, वो घड़ी चलती थी लेकिन पुराने समय की थी। अब वो यशोधर बाबू को शायद शादी में मिली होगी, जब भी मिली होगी वो पुराने समय की थी मतलब। तो उनका जो ये लड़का है ना चड्डा, जो उनके ऑफिस में काम करता है, ये उनकी मजाक बनाता है कि भाई अब तो चाइनीज या जापानी घड़ी ले लो सस्ती मिल जाती है। तो ये कथन यशोधर बाबू के ऑफिस में काम करने वाले चड्डा ने बोली। उसने ये बात यशोधर बाबू को टॉन्ट मारने के लिए कही। जब यशोधर बाबू की कलाई पर वो बहुत पुरानी घड़ी देखता है तो उनको ये बात टॉन्ट मारते हुए कहता है। तो उन्हें, हाँ, तो यशोधर बाबू जवाब देते हुए कहते हैं कि ये घड़ी उन्हें उनकी शादी में मिली है और अभी भले ही ये पुरानी है लेकिन अभी तक भी राइट टाइम देती है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट किसने कहा था? उनके ऑफिस में काम करने वाले चड्डा ने कहा। और क्यों कहा? कि वो यशोधर बाबू की पुरानी घड़ी पर टॉन्ट मार रहा था। और इस पे यशोधर बाबू ने क्या जवाब दिया? कि ये घड़ी मुझे मेरी शादी में मिली है, भले ही पुरानी है लेकिन अभी भी एकदम करेक्ट चलती है। अगला, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू को अपने बच्चों की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझो, उनको उनके बच्चों की जो सैलरी है ना वो समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती है? अब उनके बेटे को कितने रुपए मिलते हैं? 1500, और ये उनको क्या लगते हैं? समहाउ इम्प्रॉपर। अब आप बोलेंगे सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि यशोधर बाबू को जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो समहाउ इम्प्रॉपर बोलते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। तो अपने बच्चों की इतनी सैलरी उनको क्यों लगती है समहाउ इम्प्रॉपर? इसका मतलब क्या वो जेलस है? नहीं। अब समझो, पहले तो उनको ये समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती है, और आप यशोधर बाबू के स्थान पर होते तो समहाउ इम्प्रॉपर से कैसे सामंजस्य स्थापित करते, मतलब अपने बच्चे की सैलरी और सिचुएशन के साथ कैसे? तो समझो, यशोधर बाबू को पता अपने बच्चे की ये आय समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती थी? क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा ना तो पढ़ने लिखने में इतना होशियार है और ना ही इतना टैलेंटेड है कि उसको शुरू में ही इतने रुपए मिलने लगे। तो जो रुपए उनको अब रिटायरमेंट के पास पहुंच रहे हैं तो इसलिए उनको ये समहाउ इम्प्रॉपर लगा। समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने बोला यार 1500 रुपए तो यशोधर बाबू को अब मिल रहे हैं जब वो रिटायर होने वाले हैं, और उनके बेटे को 1500 रुपए शुरुआत में मिल जा रहे हैं, है ना। तो ये उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरा बेटा तो पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं था, इतना टैलेंटेड भी नहीं था, फिर उसको शुरुआत में इतने पैसे मिल रहे हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि क्योंकि तब उनका बेटा अपने पैसों का घमंड करने लगा है, इसलिए उनको उनकी ये आय समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका बेटा घमंडी भी बनने लगा था। तो अगर मैं यशोधर बाबू के जगह पर होता तो अपने बेटे को इतना अच्छा वेतन मिलने पर खुश होता और उसका साथ भी देता और उसे मेहनत करने के लिए और प्रोत्साहित करता कि बेटा तूने सही काम करके और आगे बढ़ना है। तो यही कह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से कैसे एडजस्ट करते। तो मैं खुश होता लेकिन उसको समझाता भी कि बेटा इतने पैसे का तूने सही प्रयोग करना है और जीवन में और अच्छे से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब आगे समझ में कि उसको अपने बच्चे की इतनी आय समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती है। क्योंकि उनका बच्चा बहुत साधारण था और वो पढ़ने में भी ज्यादा होशियार नहीं था। तो यशोधर बाबू को लगता है यार कहीं कुछ गलत तो नहीं है, और इतनी आय तो मुझको अब मिल रही है रिटायरमेंट के पास पहुंचकर, और इसको शुरुआत में इतने पैसे मिल जा रहे हैं। तो अगर मैं उनकी जगह पर होता तो उसे प्रोत्साहित करता, उससे पूछता कि सही जगह पर आपने पैसे खर्च करने हैं, उसको समझाता और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। अगला है, कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार उन भारतीय जीवन मूल्यों को समझाइए जो समय के साथ बदल रहे हैं। अब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो आजकल बदलती जा रही हैं। तो कितना सरल है, देखो अब लोग बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और ना ही कोई काम करने से पहले उनकी सलाह लेते हैं, जबकि पहले के लोग, इसमें पुराना वाला भी ऐड कर देना, जबकि पहले के बच्चे ऐसा या पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। समझो, आपने डिफरेंस बताना है कि ऐसे कौन कौन से जीवन मूल्य हैं जो आज के समय में बदल रहे हैं। तो पहले के बच्चे अपने माता पिता का आदर करते थे, अपने बड़ों की बात सुनते थे, लेकिन आजकल के बच्चे अपने माता पिता का ना आदर कर रहे हैं ना उनकी बात सुन रहे हैं। दूसरा, पहले के बच्चे जो है सुबह जल्दी उठ जाते थे, है ना, और आजकल के बच्चे सुबह जल्दी
जल्दी नहीं उठ रहे हैं। पहले के बच्चे अपने रिश्तेदारों का सम्मान करते थे, जब रिश्तेदार घर में आते थे तो उनको अच्छा लगता था, लेकिन आजकल के बच्चे घर में किसी का आना पसंद नहीं करते हैं, उनको अकेलापन अच्छा लगता है। पहले के बच्चे मिलजुल कर खाना खाते थे, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खेलते थे, लेकिन आज के बच्चे मोबाइल फोन में खेलते रहते हैं। तो ये तो आप लिख सकते हो। पहले के बच्चे अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानते भी नहीं है। ये आप लिख सकते हो। डन। अगला है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू का अपने पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव क्यों रहता था। तो वही वाले पॉइंट है कि यशोधर बाबू के बच्चे नहीं चाहते थे कि वो रिश्तेदारों की मदद करे, लेकिन यशोधर बाबू वो चीज करते थे। उनके बच्चों को मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन यशोधर बाबू को वो चीज पसंद नहीं था। उनके बच्चों को सिल्वर वेडिंग बनाना पसंद था, यशोधर बाबू को ये सब पसंद नहीं था, है ना। उनके बच्चे परंपराओं को महत्व नहीं देते थे, लेकिन यशोधर बाबू परंपराओं को महत्व देते थे। तो ये भी सब लिख सकते हो। उनकी लड़की को मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन यशोधर बाबू को पसंद नहीं था। ठीक है, तो बस यही है। उनके बच्चों को टीवी, फ्रिज, ये आधुनिक चीजें पसंद थी, लेकिन यशोधर बाबू को पसंद नहीं थी। तो बस इन्हीं सब कारणों से उनकी पत्नी, बच्चों का और यशोधर बाबू का आपस में मनमुटाव रहता है। पीढ़ी का अंतराल किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर लिखिए। तो पीढ़ी का अंतराल माने जनरेशन गैप जो है ना, वो आज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये है प्रश्न का मतलब पीढ़ी अंतराल माने होता है जनरेशन गैप, लिख दो। तो जनरेशन गैप आज किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो देखो, पीढ़ी के अंतराल की वजह से परिवार वालों के बीच दूरियां आ गई है। पीढ़ी के अंतराल के कारण आज लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। पीढ़ी के अंतराल के कारण अब संयुक्त परिवार नहीं होते, अब सब लोग चाचा, पापा, ताऊ सब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इसके कारण परिवार वालों में झगड़ा हो रहा है, इसके कारण परिवार के सदस्यों में तनाव हो गया है, इसके कारण अब संयुक्त परिवार नहीं होते, है ना। इसके कारण लोग आपस में मुंह फेर रहे हैं। तो पीढ़ी जनरेशन गैप के कारण तो हो रहा है कि बड़े छोटों का सम्मान नहीं कर रहे, छोटे बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे, छोटे बड़ों की भावनाओं को नहीं समझ रहे, बड़े छोटे की भावनाओं को नहीं समझ रहे, आपस में भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, माँ पिता और बच्चों में झगड़ा हो रहा है, बच्चे माता पिता के साथ नहीं रह रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, यशोधर बाबू की पत्नी पुराने संस्कारों वाली थी, लेकिन फिर किन कारणों से वो आधुनिक बन गई, वही पहला वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इस पर यशोधर बाबू की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि उनकी पत्नी क्यों मॉडर्न बन गई, क्योंकि एक तो उनकी पत्नी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, तो वो अपने बच्चों की मजबूरी के आगे झुक जाती है। दूसरा, जब यशोधर बाबू की शादी होती है तो उस समय उनका संयुक्त परिवार था, तो उनकी पत्नी को उस समय छूट नहीं मिली, और अब वो कहती है कि अब मैं बंधनों में नहीं रहूंगी, अब तो मेरे को छूट मिल गई है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। और इस पर यशोधर बाबू की क्या प्रतिक्रिया होती है। यशोधर बाबू उसका मजाक बनाते हैं, और कई बार उसके मेकअप को देखकर उसको बुढ़िया, चटाई का लहंगा और बूढ़ी मुंह वाली कहते हैं। ये छोटे छोटे लिख देना कि यशोधर बाबू कई बार उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं, कई बार उसको मजाक में चिढ़ाते हैं, ये प्रतिक्रिया देते हैं यशोधर बाबू। झगड़ा नहीं करते, कई बार उसको मजाक बनाते हैं, उसका मजाक बना देते हैं, कई बार उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। अगला है, कार्यालय में ऑफिस में अपने साथ वालों के साथ यशोधर पंत के व्यवहार के बारे में लिखे। तो मैंने बता दिया कि दिन भर तो वो अपने ऑफिस वालों के साथ रूखा व्यवहार करते थे, लेकिन जब शाम को ऑफिस से घर जाते थे तो उनके साथ ही जाते थे, उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे, और जो उनका दिन भर का व्यवहार था ना, उसका सॉल्यूशन भी कर देते थे। तो देखो, यशोधर पंत कार्यालय में अपने सहकर्मियों के साथ दिन भर तो रूखा व्यवहार करते थे, लेकिन बाद में घर लौटते समय हंसी मजाक कर लेते थे। तो ठीक है, तो ये है। तो यशोधर बाबू वही उनसे मजाक बनाते हुए क्या कहते हैं उनसे कि तुम्हारे जैसे तो हमारे दफ्तर की घड़ी भी सुस्त हो गई है। तो ये मजाक है। अगला है, समहाउ इम्प्रॉपर। ये यशोधर बाबू हर इसमें इनका तकिया कलाम था, ये आप लिख दोगे इसमें कि कहां कहां पर क्या है। तो यशोधर बाबू को जब कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे, और कब कब कहते हैं मैंने बता दिया था तुम्हें। जब वो अपनी पत्नी के आधुनिक कपड़े देखते हैं, अपनी बेटी के आधुनिक कपड़े देखते हैं, जब वो सिल्वर वेडिंग मना रहे होते हैं, उनको ये चीज भी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, उनको केक काटना भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, उनको फ्रिज, टीवी, ये सब चीजें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, उनको गैस में बनी हुई रोटी भी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। तो ये सब ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ में ना, एक है जो हुआ होगा। ये कब आया है, जो हुआ होगा, याद रखना बेटा, जो हुआ होगा। मैं एक बार बताता हूं। एक बार जब किशंदा की मौत हो जाती है ना, किशंदा जो थे, पता, ये किशंदा के बारे में एक चीज बताता हूं। ये किशंदा ना सब लोगों की मदद करते थे,
ये किसंदा भी अनमैरिड थे, इन्होंने जीवन भर शादी नहीं की, लेकिन जब ये रिटायर होते हैं ना, तो रिटायर होने के बाद इनको अपना क्वार्टर छोड़ना पड़ता है। छोड़ना ही तो पड़ता है भाई, जब कोई इंसान सरकारी नौकरी से रिटायर होता है ना, तो उसको जो कमरे मिले होते हैं ना 6 महीने के अंदर, उसको वो छोड़ने पड़ते हैं। तो जब किसंदा क्वार्टर छोड़ते हैं ना अपना, तो इन किसंदा ने जितने लोगों की मदद करी थी ना पहले, कोई इंसान ये नहीं कहता कि लाओ मैं आपकी मदद कर देता हूं। देखो यही तो होता है अकेलापन। किसंदा ने सबकी मदद करी, लेकिन जब किसंदा को जरूरत थी तब किसी ने नहीं बोला कि हम आपकी मदद करेंगे। तो किसंदा ने बेचारे ने अपना कभी घर ही नहीं बनाया, क्योंकि वो अकेले रहते थे, क्वार्टर में रहते थे, बेचारे सबकी मदद करते थे कि कोई भी आओ और मेरे कमरे में रह लो। ठीक है, तो उन्होंने कई गांव के बच्चों को भी अपने यहां रखा, कईयों को नौकरी भी दिलवाई। लेकिन जब वो रिटायर हुए ना, बेचारे किसी ने पूछा भी नहीं किसंदा को कि आप हमारे यहां रहेंगे, किसी ने नहीं। ठीक है, कईयों की फैमिली हो गई थी, जो भी रीजन था, तो किसंदा क्या करते, वो अपने गांव चले जाते हैं वापस। और जब वो गांव जाते हैं ना, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। पता, अकेलापन भी बहुत खराब होता है, समझो इस चैप्टर को। तो किसंदा अकेले पड़ जाते हैं, बाद में उनकी मौत हो जाती है। अब क्या होता है, किसंदा का कोई रिश्तेदार, कोई दूर का, एक बार इसको मिलता है, यशोधर बाबू को। तो यशोधर बाबू जब सुनते हैं तो वो कहते हैं किसंदा की मौत कैसे हुई, वो कारण जानना चाहते हैं। तो वो तब होता क्या जवाब देता है वो उसका रिश्तेदार, कि किसंदा की मौत जो हुआ होगा से हुई। अब तुम बोलोगे सर ये जो हुआ होगा कौन सी बीमारी है? बेटा जो हुआ होगा का मतलब पता क्या होता है? पता नहीं कैसे हुई, ये है इसका मतलब। अब एक बात में तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम किसी को पूछते हो यार उसके साथ क्या हुआ होगा, तो दूसरा बंदा कहता है यार जो हुआ होगा। तो जो हुआ होगा वो कब बोलेगा? यानी कि जब उसको उस बारे में कुछ भी पता नहीं है या उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। समझो, जैसे तुमने मुझसे पूछा सर इसका क्या आंसर होगा, मैं बोलूंगा अरे जो हुआ होगा यार, इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहने का मतलब वही है, क्वेश्चन आ सकता है कि किसंदा की मौत किससे हुई, तो किसंदा की मौत जो हुआ होगा से हुई। और तुम लिखना जो हुआ होगा का मतलब है जब किसी इंसान का कोई नहीं होता है तो उसकी मौत इससे ही होती है, जो हुआ होगा से। इसका मतलब जब किसी इंसान का कोई नहीं होता ना, तो उसकी मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अब किसको पता है? अब घर में वो अकेले पड़े थे, मर गए, कोई तो था नहीं उनका। तो याद रखना इसमें, देखो आप लिखोगे जहां पर आपको जो हुआ होगा दिखेगा ना, ये लिख देना यह किसंदा की मृत्यु का कारण है। कैसे? जब यशोधर बाबू किसंदा के रिश्तेदार से उनकी मौत का कारण पूछते हैं तो वो कहता है कि कोई बीमारी नहीं हुई उनको, तो पता नहीं उनकी मौत कैसे हुई, जो हुआ होगा से हुई होगी। यह वाक्य अकेलेपन को दिखाता है। किसंदा ने शादी नहीं की जिसके कारण वो बुढ़ापे में अकेले पड़ गए और इसलिए उनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो समझ में आ गया? अब जब किसी इंसान का कोई नहीं होता है तो उसकी मौत जो हुआ होगा से होती है। और बाद में समरी लिख देना कि जब किसंदा गांव चले जाते हैं, बाद में उनका रिश्तेदार यशोधर बाबू को मिलता है, वो पूछते हैं उनकी मौत कैसे हुई, तो बोलता है उनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो ठीक है, ये लिखना है आपने, तो जहां पे जो हुआ होगा। तो अब जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने छोड़ा हो। लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं बीच बीच में आए। इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि यशोधर बाबू के कौन कौन से जीवन मूल्य को अपनाओगे, वो कैसे 2 कालखंडों में जी रहे हैं, उनके रिश्तेदार जब ये कहते हैं तो वो कैसा रिएक्ट, इसी टाइप के प्रश्न होंगे। अब अगला चैप्टर है जूझ। क्या है अगला पार्ट? जूझ। अब इसको भी समझो, देखो अब जूझ क्या है इसकी मैं शॉर्ट में समरी बता दूं, जैसे पहले बताई थी। जूझ जो ये जो पार्ट है ये है इस आदमी का, आनंद यादव का। ये आनंद यादव के स्ट्रगल की कहानी है। बेटा जूझ का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष। ये चैप्टर है एक बच्चे के संघर्ष करके एक कवि बनने की। कैसे एक छोटा सा बच्चा बड़े होकर लेखक बनता है या कवि बनता है। ठीक है, उसके स्ट्रगल की कहानी है। पार्ट का नाम ही है जूझ। जूझ कहानी है आनंद यादव के संघर्ष की, कैसे वो संघर्ष करके स्कूल जा पाते हैं। बेसिकली इसकी स्कूल भी छूट जाती है बचपन में, तब ये कैसे स्ट्रगल करके आगे की पढ़ाई करता है, ये चैप्टर उसमें के बारे में। अब देखो इस चैप्टर का भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपने हर क्वेश्चन में यही लिखना है इस पार्ट के। क्या? जूझ शब्द का अर्थ है संघर्ष। जूझ शब्द का अर्थ है संघर्ष। इसे इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार लेखक स्कूल जाने के लिए संघर्ष करता है और बाद में कवि बनता है। देखो समझो, ये हर आंसर में स्टार्टिंग में लिखना इस चैप्टर के। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि जूझ शब्द का अर्थ है संघर्ष, और इस पाठ में बताया गया है कि लेखक स्कूल जाने के लिए कितना संघर्ष करता है। ठीक है, और तब लिखना क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। कविता से पहले और बाद में
अकेलेपन को लेकर लेखक की सोच क्यों बदल गई? समझो प्रश्न को, जूझ पाठ के आधार पर लिखो। मतलब कविता से पहले, मतलब जब तक उसको कविता लिखना नहीं आता था, और बाद में जब उसको कविता लिखना आ गया तो उसके अकेलेपन के प्रति उसकी जो धारणा है, धारणा का मतलब होता है सोच, यानी कि जब तक लेखक को कविता करना नहीं आता था ना, तब तक अकेलेपन के प्रति उसकी क्या थिंकिंग थी, और जब उसको कविता करना आ गया तब उसकी क्या थिंकिंग हो गई। तो ये बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता दूं, बाकी आप मिला के लिख लेना। देखो, जब तक लेखक को कविता लिखने नहीं आती थी ना, तब तक उसको अकेलापन बहुत खराब लगता था। वो बेचारा खेत में जाता था, उसका खेत में जाने का मन भी नहीं करता था, उसका खेत में टाइम पास भी नहीं होता था, और वो सोचता था कि यार मेरा टाइम कैसे कटेगा। मतलब उसको अकेलापन बहुत बेकार लगता था। कब? जब तक उसको कविता लिखने नहीं आती थी। देखो, कविता लिखने से पहले लेखक को खेत में काम करते समय बहुत बोरियत आती थी, है ना, उसे समय गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता था, उसको अकेलापन बोझ लगता था, उसको अकेलापन काटने को दौड़ता था, कोई उसको बात करने के लिए चाहिए था। कब तक? जब तक उसको कविता करना नहीं आता था। बाद में इसका अपोजिट कर देना। लेकिन जब उसको कविता लिखना आ गया ना, तो फिर उसको अकेलापन अच्छा लगने लगा। अब उसको कोई आदमी नहीं चाहिए। अब वो अकेले में क्या करता था, जोर जोर से कविताएं बोलता था, और कविता बोलते बोलते एक्टिंग भी करता था, खुलकर नाचता भी था, है ना। तो अब उसे बेसिकली अकेलापन अच्छा लगने लगा। तो समझ में आ गया? तो समझ में आ गए होंगे, जब मतलब जब उसको कविता करना नहीं आता था ना, तब तक उसको अकेलापन बहुत बुरा लगता था, उसका टाइम ही नहीं करता था, वो बेचारा खेत में अकेले रहता था, वो चाहता था मेरे साथ कोई बात करे, है ना, मेरा टाइम पास हो। लेकिन जब उसको कविता करना आ गया ना, तब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। वो नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई हो। क्यों? क्योंकि वो खुलकर गा सकता था, नाच सकता था, एक्टिंग कर सकता था। तो अब उसको अकेलापन अच्छा लगने लगा। तो बेसिकली कविता लिखने के बाद जब उसको कविता लिखना आ गया ना, तब उसको अकेलापन अच्छा लगने लगा, और जब तक उसको कविता लिखना नहीं आता था तब तक उसको अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं था, उसका टाइम ही नहीं करता था। अगला है, जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि मास्टर सौंद लगेकर जी का आनंद पर क्या प्रभाव पड़ा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ये। अब मेरी बात ढंग से सुनो, मैं तुमको थोड़ा समरी बता दूं। अब इसका नाम है आनंद यादव, इस बच्चे का, बाद में यही बड़ा बनेगा। अब ये जो आनंद यादव है ना, इसके जो पिताजी थे वो कैरेक्टर के अच्छे नहीं थे। मतलब वो ना सुबह से शाम तक ना घूमते फिरते रहते थे, उनकी कोठे में जाने की आदत भी थी। याद रखना, जो ये लेखक है ना आनंद यादव, जब ये बचपन में ना छोटा था ना, तो इसके पिताजी ने इसकी स्कूल छुड़वा दी, और खुद सुबह से शाम तक घूमते रहते थे, तपनी मारते रहते थे बाजार में, और इस बेचारे बच्चे को सुबह से शाम तक खेत में लगाया रहता था। ठीक है, अब क्या होता है, ये बेचारा जो आनंद यादव है, अब ये किसको कहे, इसका तो स्कूल जाने को बहुत मन करता है। इसके पापा ने इसकी पढ़ाई छुटवा दी थी 4th क्लास में। तो ये अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है माँ माँ मैं स्कूल जाना चाहता हूं। अब बेचारी माँ तो तुम्हें पता ही है, जैसे पहले चैप्टर में भी हमने देखा, माँ ममता की मूरत होती है, वो बच्चे की पीड़ा को समझती है, तो वो कहती है ठीक है बेटा। तो उसकी माँ इसको लेके जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का, दत्ताजी राव। कौन है ये दत्ताजी राव? ये उस गांव के पढ़े लिखे आदमी हैं, जिनका गांव में नाम चलता है, लोग इनसे थोड़ा डरते हैं। तो इसकी मां दत्ताजी राव के पास जाती है, और उसको लेके भी जाती है अपने बेटे आनंद यादव को, जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं। उस समय वो छोटा था, 4th क्लास में ही उसकी स्कूल छुड़वा दी थी इसके पापा ने, जो घूमते रहते थे। अब आनंद यादव और उसकी मां चले गए दत्ताजी राव के पास, जो गांव का थोड़ा पढ़ा लिखा और रुतबे वाला आदमी है। तो वो उसकी मां सारी बात बता देती है कि इसके पापा ऐसे ऐसे सुबह से शाम तक कोठे में घूमते रहते हैं, उन्होंने बच्चे की पढ़ाई भी छुटवा दी, तो आप ही कुछ कीजिए। तो वो कहता है दत्ताजी राव ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मैं तो इसके पापा से बात करता हूं। तो वो इसके पापा को समझाते हैं। अब इसके पापा तो उनसे डरते ही थे, सभी डरते थे। तो इसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं नहीं, यही कामचोर है। वो अपने बेटे पे डाल देते, अरे ये कामचोर था, ये पढ़ता नहीं था, इसको गंद आदतें पड़ गई थी, है ना, ये पैसे मतलब पैसों से वो उपले बेचने लग गया था, चोरी करने लग गया था, पिक्चर हॉल देखने भाग जाता था, कुछ कुछ कह देते हैं वो भी। ठीक है, तो अब उन्होंने भी कवर अप करना ही था उसके पापा ने बचने के लिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब कल से तो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा। और तब उसको मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। तो ऐसे में इसकी पाठशाला जाना स्टार्ट होता है। ये भी समरी कहीं से आ सकती है, तो आपको समरी याद हो गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब जब ये अपने स्कूल में जाता है ना, तो पहले दिन तो इसके स्कूल में रैगिंग टाइप की होती है। वहां एक लड़का था, चौहान का लड़का, याद रखना, चौहान का लड़का। तो वो चौहान का लड़का था ना, बहुत शैतान था। वो इसकी धोती खींचने की कोशिश करता है, इसको परेशान करता है। प्लस उस कक्षा में इसके साथ के बच्चे नहीं रहते,
ये मतलब इसके मोहल्ले के ही 2 बच्चे रहते हैं वहां, वो भी इससे जूनियर थे, तो इसको बहुत अटपटा लगता है क्योंकि इसके साथ के बच्चे तो आगे चले जाते हैं, तो इसको अजीब भी लगता है। तो और इसकी रैगिंग भी होती है पहले दिन कहीं ना कहीं, कभी वो इसका गमछा खींच देते हैं, कई बार धोती खींचने की भी कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसको पहले दिन तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो याद रखना इसका संघर्ष भी स्कूल जाने के लिए। तो ये तो इसका स्कूल जाने के बाद का संघर्ष है, और स्कूल जाने से पहले का संघर्ष मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसके पापा नहीं चाहते थे उसको सुबह से शाम तक खेत में रखते थे, खुद घूमते फिरते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बाद में आएगा। डन। तो बाद में इसको इसके मराठी के टीचर मिलते हैं स्कूल में, जिनका नाम था सौंद लगेकर। बस वही इसकी लाइफ चेंजिंग, मतलब इसकी लाइफ को चेंज करते हैं। कैसे? मतलब वो अध्यापक इतने अच्छे थे, इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि इसको पढ़ने में रुचि आने लग गई, और प्लस वो इसकी तारीफ भी करते थे, वो इसको किताबें पढ़ने के लिए भी देते थे। फिर जब ये कोई कविता लिखता था ना, तो उन्हीं मराठी के टीचर के पास दिखाने ले जाता था, और वो इसकी खूब तारीफ करते थे, इसको समझाते भी थे, तो इसको और मोटिवेशन मिलता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो इसमें हमने सौंद लगेकर के बारे में लिखना है। देखो सब सौंद लगेकर के बारे में। मास्टर सौंद लगेकर मराठी पढ़ाते थे और उनका आनंद पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपने लिखना है उनकी वजह से लेखक को कविता में आनंद आने लगा। मतलब उनकी वजह से ही लेखक का कविता लिखने का मन करने लगा। वह कविता पढ़ते समय खुद कविता गाने लग जाते थे। कौन? मतलब कविता पढ़ाते समय एक्टिंग करने लग जाते थे टीचर, और फिर आनंद यादव भी वैसे ही करते था। वह मीठेपन के साथ साथ कविता बहुत सुरीली आवाज में गाते थे, फिर आनंद भी वैसे ही कोशिश करता था। वह मराठी के साथ साथ अंग्रेजी कविता भी गाते थे। याद रखना, उनको मराठी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान था, और वो लेखक को यह बताते थे कि कविता में सुर ताल कैसे लगाए जाते हैं। और जब भी लेखक कोई कविता लिखता था तो वो सबसे पहले उनको दिखाने ले जाता था, और वो उसकी तारीफ करते थे। तो ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला है प्रश्न है, फिर समरी वाला आ गया। उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिससे पता चलता है कि लेखक की मां उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। तो इसमें वही लिखना है कि लेखक पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने अपने मतलब के लिए उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और खेतों में काम करवाया। तो फिर लेखक की मां भी उसे 7वीं क्लास तक पढ़ाना चाहती थी, और एक बार लेखक अपनी मां से कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तब उसकी मां उसको दत्ताजी राव के पास ले जाती है और सारी बातें कहती है। तो ये समरी आप लिख दोगे। अगला है, इसको समझो आप। प्रोत्साहन से आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। जूझ कहानी के आधार पर लिखे। अब तुम मुझे बताओ किसने किसको प्रोत्साहित किया इसमें, तो तुम समझ गए होंगे कि इसमें सौंद लगेकर और लेखक के बारे में लिखना है कि प्रोत्साहन से किसी को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें तुमने वही लिखना है कि जब लेखक कोई कविता लिखता था ना, तो वो अपने मराठी के टीचर के पास जाता था और उनको दिखाता था। बाद में मराठी के टीचर खुश हो जाते थे और उसकी तारीफ करते थे। पहला पॉइंट ये। डन। दूसरा पॉइंट एक और लिखना कि जब लेखक कोई भी कविता सुनाता था ना, तो जो मराठी के टीचर थे वो सारे बच्चों के सामने उसकी कविता सुनवाते थे, जिससे लेखक का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता था। वो बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों के सामने भी कविता सुनाता था और उसको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होता था। तो यही लिखना है इसमें। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो अपने आप। ठीक है, और प्लस लेखक, ये मराठी के टीचर उसको पढ़ने के लिए किताबें भी देते थे। ठीक है, और उसको सुरताल का ज्ञान भी करवाते थे। तो इसमें सारे वही पॉइंट लिखने कि प्रोत्साहन से अगर हम किसी को प्रोत्साहित करेंगे ना, तो दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसमें मराठी के टीचर का लिख देना। अगला है, जूझ कहानी के आधार पर लिखिए कि लेखक का आनंदा से आनंद यादव बनने की यात्रा में सौंद लगेकर की क्या भूमिका थी। तो वही है, वो आनंद से आनंद यादव बनने की जर्नी में उसके मराठी के टीचर का क्या योगदान था। वही पुराने पॉइंट लिखने कि जब भी वो कोई कविता लिखता था तो वो अपने मराठी के टीचर के पास दिखाने ले जाता था, और मराठी के टीचर उसकी खूब तारीफ करते थे, है ना। दूसरा, जब वो कोई कविता लिखता था तो मराठी के टीचर सारे बच्चों के सामने उसको कविता सुनाने को कहते थे, इससे उसको अपने ऊपर गर्व होता था। तीसरा, मराठी के टीचर उसको कई सारी किताबें भी पढ़ने के लिए देते थे। मराठी के टीचर उसको सुरताल का भी ज्ञान देते थे। तो ये सब वही है। अगला है, जूझ कहानी के आधार पर लिखिए कि पाठशाला में आनंद यादव का पहला दिन कैसा रहा। मैंने अभी बताया था, जो लेखक का पाठशाला में पहला दिन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। वो फिर से 5वीं क्लास में जाकर बैठा, क्योंकि उसके नाम 5वीं ना पास की वो थी। मतलब लेखक जो है 5वीं क्लास में फिर से बैठता है, क्योंकि वो 5वीं पास नहीं हुआ था। अब उसके साथ क्या होता है, जो चौहान का लड़का था वो पहले उसका गमछा खींच लेता है, और बाद में सारे बच्चे मिलकर उसकी धोती खींचने की कोशिश करते हैं, और लेखक को बहुत बुरा लगता है
और उस दिन तो वो सोचता है कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यही है उसका पहला दिन कि बेसिकली चौहान का लड़का क्या करता है, उसका गमछा खींच लेता है। कई बार सारे बच्चे उसकी धोती खींचने की कोशिश करते हैं, तो पहला दिन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले दिन बच्चे उसको सताते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसके गमछे को आगे मास्टर जी की कुर्सी में रख देते हैं, उसकी धोती खींचने की कोशिश करते हैं, और प्लस उस क्लास में उसकी जान पहचान का भी उसको कोई दिख नहीं रहा था, तो इसलिए पहला दिन उसका बिल्कुल अच्छा नहीं गया। अगला है, जूझ कहानी के आधार पर दत्ताजी राव की 4 विशेषताएं लिखिए। देखो दत्ताजी राव वही है, इनके बारे में भी आ गया। देखो पहला, दत्ताजी राव गांव के पढ़े लिखे आदमी थे और पैसे वाले आदमी थे, जिससे गांव के सब लोग उनकी इज्जत करते थे। मतलब वो पढ़े लिखे भी थे, पैसे वाले भी थे, गांव वाले उनकी इज्जत करते थे। दूसरा, वो पढ़ाई के महत्व को जानते थे। तीसरा, वो समझदार व्यक्ति थे और वो सबकी मदद भी करते थे। चौथा, वो लोगों की पीड़ा को समझते थे। और पांचवा, उन्होंने लेखक की परिस्थिति को समझा और लेखक के पिता को समझाया, और वो दयालु भी थे। तो वो ये लिख सकते हो सब। अगला है, लेखक आनंदा के पिता के भांति आज भी अनेक गरीब कामगार पिता अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते, कहानी के आधार पर लिखिए। मतलब आनंद यादव के ही पिता की भांति ना कई ऐसे पिता हैं जो आज भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? अब इसका मतलब यही नहीं कि आनंद के पिताजी जो है वो कैरेक्टर के वैसे थे, वो सुबह से शाम तक घूमते रहते थे, तो आजकल के पिताजी भी ऐसा है नहीं। पहला रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है कि आजकल के जो वो पिता हैं वो पढ़ाई लिखाई के प्रति इतने जागरूक ना हो। दूसरा, हो सकता है उनके घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना हो, जिसके कारण वो बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे। तीसरा, हो सकता है कि वो बच्चों से काम करवाना चाहते हैं और खुद आराम से रहना चाहते हैं, ये भी हो सकता है ना। या हो सकता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो बच्चों को पढ़ा लिखा सके। हो सकता है कि वो पुरानी सोच रखते हैं और उनको लगता हो कि बच्चों का पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं है। तो प्रश्न आप समझ गए। हो सकता है उनको लगता है कि पढ़ लिख कर बच्चा कहीं उनसे बाद में दूर ना हो जाए। तो ये हमने अलग अलग रीजन बताने कि वो कह रहे हैं कि आनंद यादव के पिता की भांति आज भी कई पिता अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते। तो देखो बेटा, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है पिता के पास इतने पैसे ना हो कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज पाए। हो सकता है कि पिता पढ़ाई लिखाई के प्रति इतना जागरूक ही ना हो सकता है पिता पुरानी सोच रखता है और उसको लगता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो कहीं वो हमें ना भूल जाए या हमें छोड़कर ना चले जाए। ठीक है, हो सकता है पिताजी के पास इतने पैसे ही नहीं है। हो सकता है पिताजी पढ़ाई लिखाई के महत्व को ही नहीं जानते। अगला है, रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। तो इसमें रोने धोने शब्द क्यों आया है? तो इसमें पूरी समरी लिखनी है स्टार्टिंग से, वही कि जिसमें उसके पिताजी उसकी स्कूल छुड़वा देते हैं, तब वो अपनी माँ के पास जाता है और रोते रोते कहता है माँ मैं पढ़ना चाहता हूं। तब उसकी माँ उसको दत्ताजी राव के पास ले जाती है। तब दत्ताजी राव उसके पिताजी को कहते हैं कि इसको स्कूल भेजना। तो फिर वो अपने बेटे के सामने शर्त रख देता है। इसमें ये ऐड कर देना, पता वो अपने बेटे के सामने क्या शर्त रखता है कि तू सुबह सुबह पहले खेत पे जाएगा, फिर वहां काम करेगा, तब स्कूल जाएगा, और स्कूल से आने के बाद फिर तू 1 घंटा जानवरों को भी चराएगा। मतलब तू सुबह भी खेत में जाएगा और शाम को भी खेत में आएगा। ठीक है, लेकिन लेखक इन सब शर्तों को मान लेता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश था कि अब वो स्कूल जा पाएगा। डन, क्लियर हो गई बात? तो ये आप लिख सकते हो पूरी समरी। तो ये रोते धोते ही तो शुरू हुई है, क्योंकि उसके पिताजी मान ही नहीं रहे थे। तो ये आपने पूरी समरी लिखनी है। देखो अगला है, जूझ कहानी के आधार पर वक्ता के संघर्ष के बारे में लगाइए, मतलब बताइए। तो आप मुझे बताओ इस चैप्टर में वक्ता कौन है? वक्ता वो है जो अपनी बात को कह रहा है। तो पूरे चैप्टर में आनंद यादव ने अपनी तो स्टोरी बताई है, अपनी लाइफ के बारे में तो पता है। तो इसमें क्या क्या स्ट्रगल किया उसने? पाठशाला जाकर पढ़ाई करने के लिए उसने संघर्ष किया, खेतों में काम करने के लिए उसने संघर्ष किया, कविता सीखने के लिए उसने संघर्ष किया, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसने संघर्ष किया, पाठशाला में पहले दिन उसने संघर्ष किया। पूरी समरी लिख देना। ठीक है, और स्कूल जाने से पहले का संघर्ष, ये आपको पता है। फिर वही समरी लिखनी है। ये है स्कूल जाने के बाद का संघर्ष, ये पहले का संघर्ष। ठीक है, अगला है, तो ये बाद का पहले का दोनों का लिख देना। ठीक है, समरी आपको पता है। कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया था? वही रीजन है क्यों हो गया था उसका मन खट्टा, क्योंकि चौहान के लड़के ने उसका गमछा खींचकर आगे टीचर की कुर्सी पर रख दिया या मेज पर रख दिया। दूसरा, क्लास के बाकी बच्चे भी उसकी धोती खींचने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, उस क्लास में उसके साथ के बच्चे कोई नहीं थे, वो किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसका मन खट्टा हो गया। ठीक है, अगला लिख देना। एक और चीज बेटा, इस क्लास में ना उसका एक दोस्त भी बनता है।
बाद में, जिसका नाम था वसंत, वो क्लास का सबसे होशियार बच्चा था, और बाद में लेखक की जब उससे दोस्ती होती है तो बाद में लेखक भी क्या बन जाता है, होशियार बन जाता है, समझो। ठीक है, वसंत को भी याद रखना, वो एक दुबला पतला लड़का था और इंटेलिजेंट था, तो लेखक भी उसके साथ जब उसकी दोस्ती हो जाती है तो दोनों खूब मैथ्स के सॉल्व मतलब क्वेश्चंस करते हैं, बाद में वो सबकी नजरों में छा जाते हैं। अब ये भी आता है, इसको समझो। जूझ कहानी जो है ना वो टीनेजर्स, ये किशोर किशोरियों का मतलब होता है टीनेजर्स, याद रखना। जूझ कहानी किशोर किशोरियों को प्रेरणा देने वाली एक कहानी है। तो इस कहानी के संदर्भ में उन वैल्यूज को लिखिए जिनसे जो आपको प्रेरित करेंगी या किसी को भी प्रेरित करेंगी। तो इसमें वही लिखना, जैसे लेखक ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करे वैसे ही मतलब किशोर किशोरियों को भी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जैसे लेखक ने हार नहीं मानी वैसे ही हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे लेखक ने समय का सदुपयोग करा और पढ़ा लिखा, हमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे लेखक के अंदर पढ़ने लिखने की इच्छा थी, हमारे अंदर भी पढ़ने लिखने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे लेखक के अंदर आत्मविश्वास था, हमारे अंदर भी खुद पर विश्वास होना चाहिए। जैसे लेखक ने लगन से पढ़ाई की, हमें भी लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये वैसी क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि जूझ कहानी से आपको कौन सी शिक्षा मिलती है, या जूझ कहानी से आपने किन किन जीवन मूल्यों को सीखा, आप कौन कौन से जीवन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे। तो यही लिखना कि हमें निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है, हमें निरंतर लगन से पढ़ाई करने की प्रेरणा मिलती है, हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पढ़ाई लगन से करनी चाहिए। ठीक है, अगला है एक ये भी इसमें। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये जो लेखक थे ना आनंद यादव, ये ना जब ये अपने खेत में जाते थे ना तो बाद में इनको अकेलापन अच्छा लगता था। ये अकेले अकेले क्या करते थे, जोर जोर से कविताएं गाते थे, है ना, टहलते टहलते एक्शन करके, और इनको जो फूल पेड़ पौधे दिखते थे ना ये उस पर भी कविता बना देते थे। और जब इनके पास कागज पेंसिल नहीं होती थी ना तो ये भैंस की पीठ पर ही पत्थर से लिख देते थे, जोर से नहीं, हल्के हल्के। ये मत सोचना कि खून निकाल दी भैंस की पीठ पे, नहीं। तो अब प्रश्न समझो तुम, लेखक द्वारा भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखना किस सामाजिक सच्चाई को बताता है और आज जीवन मूल्यों में किस तरह का बदलाव आ गया है। तो इसका मतलब पता क्या है कि पहले के बच्चे ना अपने पढ़ाई के लिए इतने जागरूक थे कि उनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं भी होते थे ना फिर भी वो पढ़ाई करते थे। समझो, पहले के समय में कई घरों में लाइट नहीं होती थी तो लोग लैंप लगाकर चिमनी से पढ़ते थे उजाला करके। आ रही बात समझ में? कई लोग तो फुटपाथ पर भी पढ़ते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के पास सारे साधन हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ाई या मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने पास साधन ना होने का बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार बिना साधन के भी इंसान क्या हो सकता है, सफल हो सकता है अगर उसकी लगन सच्ची है। तो कभी यह बहाना मत बनाओ कि यार ये बच्चा तो पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है, यार हमारे पास तो पीडब्ल्यू नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा पीडब्ल्यू या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना बुरी बात है, नहीं है बुरी बात। लेकिन अगर किसी बच्चे पे बाई चांस पैसे नहीं है या कम पैसे हैं, कुछ भी है, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी कोई बहुत महंगे नहीं है, उससे ज्यादा तो आप ट्यूशन में दे देते हो, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वाकई फ्री क्लासेस भी चलती हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कभी यह बहाना मत बनाना है कि हमारे पास साधन नहीं है। देखो आनंद यादव के पास भी साधन नहीं थे जब, तो उसने क्या करा, उसने पत्थर से ही लिख दिया भैंस की पीठ पर। तो इससे यह सामाजिक सच्चाई भी उजागर होती है कि आज के बच्चों के पास साधन होते हुए भी वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो उतनी लगन उनके अंदर नहीं है जैसे आनंद यादव के अंदर थी। तो इसमें वही है, लेखक के पास किताब नहीं थी, इसलिए जब भी उसे खेतों में काम करते हुए कोई कविता सूझती तो वो भैंस की पीठ पर लिख लेता था। ठीक है, लेकिन क्या है, ग्रामीण समाज में भी शिक्षा पाना कितना कठिन था पहले के समय में, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत संघर्ष किया। और आज के समय में जीवन मूल्यों में क्या बदलाव आ गए कि आज के समय में बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे। आज के समय में बच्चों पे सारे साधन है फिर भी वो उनका फायदा नहीं उठा रहे हैं। आज के बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे साधन है लेकिन फिर भी वो उनको नहीं देख रहे हैं। तो यही सब चीज लिखना है। ठीक है, अगला है जूझ कहानी जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है। तो इसमें सारा स्ट्रगल लिख देना। आपको सब पता है कि आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस चैप्टर का जो ये शीर्षक रखा गया है ये सही रखा गया है, क्या ये इस चैप्टर के नायक की विशेषता को बताता है? तो बिल्कुल बताता है। तो इसमें पूरे स्ट्रगल के बारे में लिखना है जो लेखक ने किया। ठीक है, देखो, जूझ शब्द का अर्थ है संघर्ष। इस पाठ में बताया गया है कि लेखक क्या क्या संघर्ष करता है। देखो, इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार वो स्कूल जाने के लिए अपने पिता को दत्ताजी राव की मदद से राजी करवाता है। स्कूल जाने के बाद भी वो किस प्रकार से स्कूल में संघर्ष करता है, पढ़ाई से पहले संघर्ष करता है, खेत में काम करने का संघर्ष करता है, सब कुछ लिख देना। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है, लेखक को यह कब विश्वास हुआ कि एक कवि भी हाड़ मांस का पुतला होता है? अब समझो, जब लेखक ना किससे मिलता है, जब लेखक अपने मराठी के टीचर से मिलता है ना, तो तब उसको लगता है यार कि कवि भी तो एक हाड़ मांस का एक आदमी होता है। मतलब पहले लेखक को कवि बनना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब वो सौंद लगेकर से मिलता है ना मराठी के टीचर से, तो वो उनसे इतना इंप्रेस होता है कि उसको लगता है कि मैं भी कवि बन सकता हूं, और कवि बनना एक बड़ी बात नहीं है। तो अब लिखना, लेखक के शिक्षक जो मराठी के टीचर थे, उन्होंने लेखक के जीवन में बहुत अहम रोल निभाया। उन्होंने लेखक के अंदर कविता लिखने के लिए रुचि बढ़ाई। जब भी लेखक कोई कविता लिखता था तो वो पहले उन्हीं को दिखाने जाता था, वो उसकी तारीफ करते थे, कई बार बड़े बच्चों के सामने भी वो उसको गवाते थे। इससे लेखक का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वो लेखक को प्रोत्साहित करते थे, उसकी सहायता करते थे, उसको किताबें देते थे, उसको सुरताल का ज्ञान कराते थे। तो बाद में लेखक को भी यह विश्वास हो जाता है कि शिक्षक भी एक आम आदमी ही होता है, हाड़ मांस का ही एक पुतला होता है, जिसके अंदर गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, तो मैं भी वो चीज बन सकता हूं। तो इसमें सारा वही लिखना है, ठीक है। अगला है, जूझ कहानी के आधार पर लेखक और उसके प्रिय शिक्षक के बीच क्या संबंध थे, उनके बारे में लिखना है। तो आपने लिख देना है कि उन्होंने लेखक को कविता लिखने के लिए प्रेरित करा, और लेखक भी उनकी बहुत इज्जत करता था। जब भी लेखक कोई कविता लिखता था तो सबसे पहले उनके पास ही जाता था, बदले में वो भी उसकी तारीफ करते थे। तो सारे वही पॉइंट लिखने, ठीक है। और अगर ये हो गया कि क्या आज के संबंध में भी ऐसे मतलब संबंध हैं टीचर और उसके बीच, तो आप लिखना कि हाँ, आज भी कई टीचर और बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। एक टीचर भी बच्चे की दिल से मदद करता है, और बच्चा भी टीचर का सम्मान करता है और उसकी हर बात का आदर करता है। तो आप देख लेना क्वेश्चन कैसे पूछा है। डन। अब लास्ट चैप्टर है अतीत में दबे पांव। अब देखो बच्चों, ये जो ऊपर के 2 चैप्टर है ना, इनमें सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन से लेके सारे क्वेश्चन से इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं। वर्डिंग थोड़ी सी घुमा के हो सकती है, लेकिन मैंने सारे प्रश्नों के आंसर बता दिए। चैप्टर का समरी से भी कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया, इससे बाहर नहीं आने वाला। अब तीसरा लेसन है अतीत में दबे पांव। इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने सबने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 नगर थे, एक तो है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदाड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ढंग से समझो, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन इस चैप्टर में आप ज्यादा किसके बारे में पढ़ोगे? 90% मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। हड़प्पा के बारे में तो इसमें यह बता रखा है कि जब रेल लाइन बिछड़ी थी ना, तो हड़प्पा के ये सभ्यता के जो प्रूफ थे ना, वो सारे मिट गए ज्यादातर। लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा आप पढ़ोगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और चैप्टर में ज्यादा किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। तो इस चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चन कराए मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि 90% वहीं से प्रश्न आ जाएगा। बाकी आपके पास 3 प्रश्न हैं, आपको 2 करने हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वो साधन संपन्न थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वेल ऑर्गेनाइज थी, पर उसमें दिखावे का आडंबर नहीं था। कैसे? समझो, सिंधु घाटी सभ्यता में सब कुछ था, सब कुछ साधन थे, पर उसमें दिखावा नहीं था। कैसे? आप कैसे कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में आडंबर नहीं था? आडंबर का मतलब होता है दिखावा। तो बताओ हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में दिखावा नहीं था? तो उसमें आप पहला पॉइंट यही लिखोगे, हम कैसे कह सकते हैं। देखो, पहला, मकान छोटे थे पर सुंदर थे। देखो, इससे प्रूफ हो गया ना कि दिखावा नहीं था। मकान छोटे थे पर सुंदर थे। अब बेटा एक और चीज सुनो बेटा, इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं में सारे पॉइंट आ सकते हैं, ये सब विशेषताएं तो हैं। आप इसके आगे भी जितने प्रश्न पढ़ोगे सब में विशेषताएं निकल के आएंगी। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पूछ दिया, फिर तो बल्ले बल्ले, क्योंकि जब आप इतने क्वेश्चन पढ़ोगे आपको 50 विशेषताएं आ जाएंगी। डन। लेकिन प्रश्न में इसमें क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी, मतलब सारे रिसोर्सेज थे, पर उसमें भव्यता माने दिखावा, सुंदरता का आडंबर नहीं था। मतलब लोग दिखावा नहीं करते थे। कैसे? तो आपने लिखना है, पहला, मकान छोटे थे पर सुंदर थे। दूसरा, लोग तांबे का प्रयोग करते थे। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग करते थे, लोहे का नहीं करते थे। तीसरा, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये सब चीजें सिंप्लिसिटी को तो दिखाती है। बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, वो घरों पर चित्रकारी करते थे, वो बर्तनों पर चित्रकारी करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां के जो घर थे ना, वो ग्रिड शैली पर बने। ग्रिड शैली पर जैसे चंडीगढ़ भी बना है। याद रखना, आज प्रेजेंट टाइम में चंडीगढ़ भी इसी शैली पर बना है।
तो वहां के जो मकान है वो ग्रिड शैली पर बने हुए, इसको अंडरलाइन भी कर देना। वहां छोटे छोटे औजार मिले पर हथियार नहीं मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये प्रश्न भी एक, सिंधु घाटी सभ्यता में ना केवल औजार मिले, वहां हथियार नहीं मिले। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां हथियार तो मिले ही नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि वहां के लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और वहां बड़े बड़े मंदिर और महल भी नहीं मिले। तो इससे यह भी नहीं कह सकते तुम कि वहां के लोग बहुत राजा रूजा वाला शासन था, नहीं, वहां ना बड़े बड़े मंदिर मिले ना बड़े बड़े महल मिले। तो इन सब बातों से यह प्रूफ होता है, पता चलता है कि सिंधु घाटी में सब साधन थे लेकिन फिर भी उसमें दिखावा नहीं था। तो कितना सरल प्रश्न है कि वहां घर छोटे थे पर सुंदर थे, वहां के लोग घरों पर चित्रकारी करते थे, बर्तनों पर चित्रकारी करते थे, बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा, वहां के मकान ग्रिड शैली पर बने थे, वर्तमान में चंडीगढ़ भी ग्रिड शैली पर बना है, ठीक है। और वहां ना बड़े बड़े मंदिर मिले ना बड़े बड़े महल मिले, वहां छोटे छोटे औजार मिले, वहां एक भी हथियार नहीं मिला, वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह और भी आसान है, देखो यह प्रश्न भी पहले वाले प्रश्न के जैसा है, बस आपको खेलना आना चाहिए। सिंधु सभ्यता जो है उसकी जो खूबी थी ना वो सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित थी। अब इसमें समझो, सिंधु घाटी सभ्यता ना तो राजपोषित थी, राजपोषित का मतलब है ना तो वहां किसी राजा का शासन था, और धर्म पोषित का मतलब है ना वहां किसी पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले लोग थे। तो इसका मतलब वहां की सभ्यता कैसी थी? वहां की सभ्यता समाज पोषित थी। मतलब समाज पोषित का मतलब होता है वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे। तो इसका बेटे पहले तो आप ये लिख देना, सिंधु सभ्यता की खूबी उसकी सुंदरता थी, और वो सारे पॉइंट लिख देना पुराने वाले, क्योंकि ये सुंदरता वाले पॉइंट है। और लास्ट में ऐड कर देना, वहां के लोग ना किसी राजा को मानते थे और ना किसी विशेष धर्म को, वहां तो सब मिलजुल कर रहते थे। तो ये है इन 3 वर्डों का मतलब कि वहां के लोग ना राजपोषित थे। राजपोषित का मतलब वहां ना किसी राजा का शासन था और ना किसी धर्म को मानने वाले थे, वहां के लोग तो बस मिलजुल कर रहने वाले थे। डन। अगला है पुरातत्व। पुरातत्व माने पहले के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना वो ताकत की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी। तो वही वाला पॉइंट जो मैंने अभी बोला, आप बल कैसे कह सकते हो? आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ये कह दो कि वहां की सभ्यता एक अनुशासन प्रिय सभ्यता थी? इस वर्ड को देखो, वहां ताकत की अपेक्षा, ताकत से नहीं थी वहां की सभ्यता, वहां के अनुशासन से थी। तो इसमें लिखोगे सिंधु घाटी की खुदाई से पता चलता है कि यहां के लोग मिलजुल कर रहते थे। कैसे? क्योंकि यहां छोटे छोटे औजार मिले हैं लेकिन ऐसा कोई हथियार नहीं मिला कि जिससे यह कहा जा सके कि वहां लड़ाई झगड़े होते थे। और वहां के लोग ना जाति को मानते थे ना धर्म को मानते थे, और जब यहां जहां ये चीजें नहीं होती वहां लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। तो ये लिख देना कितना आसान है कि वहां ना तो कोई हथियार मिले जिनसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके, ना वहां कोई राजा का शासन था, ना वहां कोई बड़े बड़े मंदिर मिले, ना कोई बड़े बड़े महल मिले, ना कोई बड़े बड़े राजा की मूर्तियां मिली हैं, ना वहां के लोग किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते थे। तो इससे अपने आप प्रूफ हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिलजुल कर रहते थे। अगला है, क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हां, हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो नाम ही क्या है उसका, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका मतलब है वहां जल तो जरूर होगा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही तो वो सभ्यता बसी थी। तो आप कैसे कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति? पहला पॉइंट, वहां लगभग 700 कुएं मिले। कितने? 700 कुएं। वहां सिंधु नदी बहती है, वहां कुंड भी थे जिनमें पानी कुओं से आता था। मतलब वहां कुएं भी मिले, वहां कुंड भी मिले हैं, वहां सिंधु नदी भी बहती थी, और एक लाइन में 8 स्नान घर थे। याद रखना, स्नान घर जहां लोग नहाते हैं, एक लाइन में 8 स्नान घर थे, और सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी थी जिनमें से गंदा पानी गुजर कर एक हौज में जाता था। मतलब वहां के लोग ना स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज्यादा जागरूक थे। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जागरूक थे। पता कैसे? क्योंकि वहां जो गंदा पानी था ना वो सब गंदा पानी नालियों से होकर एक
एक हौज में गिरता था, मतलब पानी इधर उधर नहीं जाता था गंदा, और नालियां भी ऊपर से ढकी हुई थी कि ताकि ऊपर से गंदगी ना गिरे नीचे। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कैसे कह सकते हैं? एक तो वहां सिंधु नदी बहती थी, दूसरा वहां 700 कुएं भी मिले, तीसरा वहां कुंड भी मिले, ठीक है, चौथा वहां स्नान घर भी मिले, और एक लाइन में 8 स्नान घर होते थे, और वहां कई सारी नालियां भी मिली हैं जिनमें से गंदा पानी होकर एक हौज में गिरता है। तो ये सब जल वाले पॉइंट तो हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहने के क्या कारण है? अब यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ी बुराई भी करनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता कैसी है, तो वहां कुछ कमियां भी तो होंगी। देखो, पहला तो वही है, वहां के लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये खूबसूरती वाला पॉइंट भी है, लेकिन थोड़ा अगर लो प्रोफाइल में भी ये फिट होता है कि वहां के लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। दूसरा, वहां के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, वो तांबे का प्रयोग करते थे ना, तो बेसिकली वहां के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। वहां के लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। वहां के लोग तकनीक के बारे में ज्यादा परिचित नहीं थे, ठीक है, और वहां छोटे छोटे औजार मिले, तो इससे यह भी प्रूफ होता है कि लो प्रोफाइल थी। वहां के मकान भी छोटे छोटे थे, तो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। वहां के जो मकान थे वो मिट्टियों से बने हुए थे, ठीक है, वहां तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तो ये लो प्रोफाइल के कारण है। लो प्रोफाइल के कारण भी है कि वहां के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, वो उसके बारे में जानते भी नहीं थे। वहां के घर मिट्टियों के बने हुए, वहां के लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी से आ जा रहे हैं, ठीक है, वहां के लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा परिचित नहीं है, वहां के लोग छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते हैं, वहां छोटे छोटे घर मिले। तो ये सब पॉइंट प्रूफ करते हैं कि वो लो प्रोफाइल सभ्यता भी थी। अगला है, सिंधु सभ्यता को देखकर लेखक को राजस्थान की याद क्यों आ जाती है? अब सुनो, जब लेखक ना सिंधु घाटी सभ्यता को देखता है ना, तो उसको राजस्थान की याद आ जाती है। तो क्यों आती है? मतलब राजस्थान और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सिमिलैरिटी है, ये है प्रश्न, कि सिंधु घाटी सभ्यता को देखकर लेखक को राजस्थान की याद क्यों आ गई? तो दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता में और राजस्थान में। तो देखो बेटा, क्या क्या सिमिलैरिटी है। आप लिखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता को देखकर लेखक को राजस्थान की याद इसलिए आ गई क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और राजस्थान का मौसम एक जैसा है, दोनों जगह का मौसम एक जैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का भी और राजस्थान का भी। दोनों जगह कुएं हैं और दोनों जगह रेत भी है, 3 पॉइंट सेम हो गए। दोनों जगह का मौसम एक जैसा है, दोनों जगह रेत भी है, दोनों जगह कुएं हैं, दोनों जगह, मतलब राजस्थान में लोग ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी का। तो कहीं ना कहीं दोनों जानवरों पर डिपेंड गाड़ी है, और दोनों जगह ज्वार और बाजरे की खेती होती है, मतलब मोटा अनाज, क्योंकि राजस्थान में भी मोटा अनाज होता था और वहां भी ज्यादा मोटा अनाज होता था। तो 5-6 पॉइंट तो सिमिलर है। दोनों जगह एक जैसा मौसम है, ठीक है, दोनों जगह एक जैसी फसलें भी होती हैं, ज्वार बाजरा, ठीक है। अगला, राजस्थान के लोग इधर उधर जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। दोनों, सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुएं, राजस्थान में भी कुएं, दोनों जगह रेत भी पाई जाती है, दोनों जगह रेत भी तो थी। क्लियर हो गई बातें? तो ये दोनों जगह के घरों में चित्रकारी हुई है, राजस्थान के भी जो घर है वहां भी चित्रकारी मिलती है और सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में भी चित्रकारी मिलती थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष तकनीकी सिद्धांत की अपेक्षा, वही पहला वाला पॉइंट है, उसके आडंबर विहीन कला प्रेम को दिखाते हैं। मतलब वहां के लोग दिखावा नहीं करते हैं, मतलब घरों पर चित्रकारी करते हैं, बर्तनों पर चित्रकारी करते हैं, मकान छोटे सुंदर है। पहला वाला ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा रखा है, ठीक है। अगला है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बताइए कि जो पर्यटक है ना, पर्यटक माने जो घूमने वाले हैं, वो मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। तो इसमें आपने कुछ भी लिख सकते हो कि जो पर्यटक आएंगे ना, वो यहां के कौन कौन सी चीजों को देख सकते हैं। तो पहला तो लिख देना आप, कुंड को देख सकते हैं, इसको याद कर लेना। ये कुंड जो था, ये 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा था, ईंटों से बना था और इसमें 3 तरफ साधु के कमरे थे और बीच में पवित्र काम होता था। तो ये आपको याद कर लेना कुंड के बारे में। देखो, 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, 7 फीट गहरा, बस आपको ना ये मेजरमेंट ही याद करना है, बाकी ये 3 तो वैसे याद आ जाएंगे कि पक्की ईंटों से बना था, उस कुंड में पवित्र काम होते थे और उसके 3 तरफ साधु लोगों के कमरे रहते, बस, क्योंकि साधु लोग 3 तरफ से नीचे उतरते थे और फिर वहां यज्ञ वगैरह होता था और फिर बाद में सब लोग वहां नहाते भी थे। पवित्र काम था वो, गंदगी वाला नहाना नहीं। तो कुंड के बारे में, तो पर्यटक कौन सी 3 चीजें देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में या सिंधु घाटी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में कोई भी पर्यटक आए तो वो कौन सी 3 चीज देख सकते हैं? तो पहला लिखना कुंड, 40 फीट लंबा,
25 फीट चौड़ा, 7 फीट गहरा, पक्की ईंटों से बना, 3 तरफ साधुओं के कमरे थे और इसमें पवित्र काम होता था। अगला स्नान घर भी देख सकते हैं। स्नान घर मैंने पहले भी बताया, एक लाइन में 8 स्नान घर थे और इनके दरवाजे एक दूसरे के अपोजिट खुलते थे, मतलब सामने नहीं खुलते थे, दूसरी तरफ खुलते थे। तो स्नान घर में एक लाइन में 8 स्नान घर थे जिनके दरवाजे दूसरी तरफ खुलते थे। अगला अजायब घर। अजायब घर का मतलब होता है बेटा वहां एक म्यूजियम भी मिला है, म्यूजियम। तो अजायब घर में पता वहां क्या क्या चीजें बची हुई हैं, वहां एक अजायब घर भी था, म्यूजियम। उसमें काला गेहूं था, दिए थे, कंगी थी, मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के कंगन थे, तांबे के बर्तन थे, पत्थर के औजार थे और सोने के गहने भी मिले। लेकिन सोने के गहने तो पहले ही चोरी हो गए वहां से। तो बेसिकली जब लेखक वहां जाता है ना तो वहां उसको एक म्यूजियम भी दिखता है। म्यूजियम को हिंदी में अजायब घर कहते हैं, ठीक है। तो लेखक वहां ये चीजें देखता है, काला गेहूं, दिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कंगन, है ना, तांबे के बर्तन, सुइयां लोहे की, तांबे की। अगला है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको समझो। वो कह रहे जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, वो अवशेषों के आधार पर बनाई गई एक धारणा है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या होते हैं अवशेष? अवशेष का मतलब होता है जो हमको सबूत वहां मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपने इतना पढ़ा है ना, जो ये किस आधार पर पढ़ा आपने, ये किस आधार पर लोगों ने लिखा इस चैप्टर में, जब उनको वहां क्या मिले, जो प्रूफ मिले। तो वो यही कह रहे हैं कि क्या प्रूफ के आधार पर आपने इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क देना है कि भाई जो ये प्रूफ मिले इसके आधार पर ये सही लिखा गया है और इसके पक्ष और विपक्ष में, मतलब इसके फेवर और अगेंस्ट में लिखना है। तो आप लिखोगे पक्ष में तर्क पहले। सिंधु घाटी की खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता में छोटे छोटे घर थे, कुएं थे, नालियां थी, कुंड थे, ये वगैरह जो भी थे, लेकिन इसके कोई लिखित सबूत नहीं मिले। और इसके विपक्ष में तर्क क्या दोगे कि कुछ लोग मानते हैं कि अवशेषों के आधार पर किसी सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार लोग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी बता देते हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि अवशेषों के आधार पर क्या आप किसी कल्चर के बारे में जान सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे पक्ष में तर्क। तो इसमें लिखोगे आप कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो हमें, मतलब इससे यह पता चला कि यहां कुंड थे, कुएं थे, स्नान घर थे, मतलब और भी चीजें आपको जितना जितना पता है, छोटे घर थे, है ना, बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, लेकिन इसके लिखित सबूत नहीं मिले। और इसके विपक्ष में तर्क में लिखोगे कि अवशेषों के आधार पर हम किसी सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार लोग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें। तो मैंने इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो हमने वितान के देखना, यहीं से आपको 2 क्वेश्चन तो आसानी से आएंगे। क्लियर है? फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पेपर का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। और पेपर के लिए फिर से एक और बार गुड लक। और देखना पेपर बहुत अच्छे से जाएगा अगर आपने वीडियो को ढंग से देखा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।